हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में ना हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लेटेस्ट एनसीईआरटी के बुक का, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 है, इसमें टोटल है 7th क्वेश्चन और मैं सातों के क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में बहुत ज़्यादा फंसते हो, क्योंकि मैंने देखा कि मैक्सिमम बच्चे सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फंसते हैं, तो मैंने हर चैप्टर को डिटेल में अपने अंतिम बैच में पढ़ाया है। इसके जितने भी थ्योरम्स है मैंने सारे के सारे प्रैक्टिकल वे में आपको सिखाया, किस तरीके से याद करना है, कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैंने में सिखा रखी हैं। तो अगर आपने हमारा अंतिम बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट प्ले स्टोर से एमडी सर का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उसमें अंतिम बैच ज्वाइन कर लो। 499 में पूरे साल भर फ्री का एक्सेस है, यानी आप साल भर किसी भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हो। सारे नोट्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। और हाँ, इसका जो नोट्स रहेंगे वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, उसका टेंशन नहीं लेना है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इज अ रेक्टेंगल, यानी कि एक रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो हमेशा इक्वल होते हैं। और यही चीज अपने को यहाँ पर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है और मैं कॉपी में समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया है जिसका नाम हमने ABCD रख लिया। अब अगर इसको मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो वो हमारा रेक्टेंगल हो जाता है, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है ना किसी पैरेललोग्राम में, तो हमारे चारों के चारों एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें वैसे भी मैंने पहले अंतिम में पढ़ा रखा है और ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अगर अपने को इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हम लोग इसका कोई भी एक एंगल, चाहे A वाला, B वाला, C वाला, D वाला, किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। तो हमने लिख लिया कि मान लेते हैं ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें 90 डिग्री प्रूव करने के लिए जो अपने पिछले वाले ट्रायंगल चैप्टर में जो चीज़ों को सीखा है ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, वो यहाँ पर काम करना पड़ेगा। कैसे काम करेगा और सिखाता हूँ। सबसे पहले आप पकड़ो इस ट्रायंगल ABC को, यहाँ पर किसी भी आप ट्रायंगल को ले सकते हो, किसी भी दो ट्रायंगल को। मैं जिसे ले रहा हूँ देखना, उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, और दूसरा वाला ट्रायंगल हम लोग पकड़ते हैं ये वाला DCB। एक इधर से ऐसे सीधा ABC आ रहा है, एक इधर से DCB आ रहा है, तो एन ट्रायंगल DCB। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ये वाला, इसका ये जो साइड AB है और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड जो हमारे पास दिया हुआ है, तो ये दोनों जो हमारे पास साइड्स हैं, है ना। पहले ये साइड्स को नहीं लेते, छोड़ो उसको, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये वाला जो हमारे पास साइड है BC, ये तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि ये क्या हमारे पास दोनों के लिए कॉमन है। इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। तो ज़्यादा आसान, देखो कभी भी जब क्वेश्चन बनाओ ना, तो जो सबसे ज़्यादा आसान लगे, जो सबसे ज़्यादा सामने में दिखे एकदम क्लियरली, उस वाली चीज़ को यूज़ किया करो। इसीलिए मैं इसका जो है यहाँ पर यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा इस साइड में भी BC और इधर में भी भैया जो BC है वो क्या आपस में इक्वल है। और इसको हम लोग कैसे जानते हैं कि इक्वल है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन साइड है। जब कॉमन साइड होता है तो यूज जो हम लोग जानते हैं कि वो हमारे में से इक्वल होता है। दूसरी चीज़, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना किसी भी पैरेललोग्राम में, जैसे देखो मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ नॉर्मली, जैसे आप देखे होंगे बुक में आपके पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ रहता है। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो AB होगा वो क्या हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा। नीचे वाले का AB, ऊपर वाले का CD, या फिर इसको DC जो लिखना चाहो लिख लो। अगर आपने नाम DCB रखा है तो इसका नाम DC लिख दो, ताकि एक नंबर भी आपका कट ना हो। नहीं तो कई बार टीचर लोग ना नाम लिखने में भी कट कर देते हैं, और ये चीज़ें मैंने आपको ट्रायंगल चैप्टर में सिखा रखी हैं कि भैया नाम कैसे लिखना है। तो AB जो है वो DC के बराबर है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है हमारे पास अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इसीलिए इक्वल हो गया। उसके अलावा हमसे क्वेश्चन में एक हिसाब से बोला गया था कि डायगोनल्स इक्वल हैं। डायगोनल्स मतलब कि ये जो मेरी लाइन AC है ये एक डायगोनल है, और ये जो मेरी लाइन DB या BD करो ये एक डायगोनल है। तो ये दोनों जो डायगोनल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो हम इसे लिख देंगे भैया कि जो हमारा AC है इधर वाले का, और इधर से हमारे पास जो DB है, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे जो डायगोनल्स है वो इक्वल हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में जब तीन साइड्स इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा हमारे ट्रायंगल DCB के। और किस रूल से हो रहा है, तो बाई साइड, साइड और साइड वाले रूल से हो रहा है। ओके, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो ABC ट्रायंगल है इसका एंगल नंबर B, और जो हमारे पास DCB ट्रायंगल है इसका एंगल नंबर C, ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इसलिए इसका ट्रायंगल नंबर B है ना, एंगल नंबर B, और इसका जो एंगल नंबर C है वो हो जाएगा बराबर। और कौन से रूल से हुआ, तो CPCT से हुआ। तो देखो भाई, अगर पिछला चैप्टर नहीं पढ़े होगे ना तो ये चैप्टर तो नहीं बनने वाला, इसीलिए ट्रायंगल चैप्टर जरूर पढ़ लेना, चैप्टर नंबर 7, और उसके भी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है पहले से। इसका भी आगे काम आने वाला है, इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो। ओके, कैसे काम आएगा वो समझो। सब अब आ जाओ हम लोग वापस से कि भैया अभी हमारे पास ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल्स होते हैं, यानी कि हमारा AB और DC जो है वो पैरेलल है।
साथ ही साथ ये जो BC है ये एक तरह से ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो हमने क्या सीखा है कि कभी भी अगर हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम हो, अपोजिट साइड से अगर पैरेलल है और ट्रांसवर्सल ने ऐसे कट कर दिया तो यहाँ पर जो एंगल बनता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे एंगल्स होते हैं, ये दोनों आपस में, इन दोनों का जो सम होता है ना 180 डिग्री होता है, दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं, जिसको आपस में को इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है। तो सारी चीज़ें याद रखना है। देखो क्लास 7th में मैंने ये सब चीज़ों तुमको पढ़ा रखा है पहले ही, लेकिन अब तुम लोग मान लो क्लास 7th 8 में पढ़े नहीं होगे, तो अब उन चीज़ों का देखो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को बेसिक को तो आपको बताते रहूँगा, आप उसको नोट डाउन करते जाना जो चीज़ें पता नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नाउ हम लोग को ये दिख रहा है कि हमारे पास AB जो है वो पैरेलल है CD के, ठीक है, AB और CD दो पैरेलल हैं, एंड जो BC वाला लाइन है ना वो क्या है, BC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो BC आर ट्रांसवर्सल, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास यहाँ पर एंगल बनेगा और यहाँ पर एंगल बनेगा, यानी कि एंगल B और एंगल C, ये दोनों जो होंगे आपस में को इंटीरियर हो गए, यानी कि हमारे पास एंगल नंबर B प्लस एंगल नंबर जो C है, इन दोनों का जो सम होगा 180 होगा, क्योंकि अब इस कंडीशन में ये एंगल्स आपस में कहलाएंगे को इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर को ही शॉर्टकट में को इंटीरियर कहा जाता है। ओके, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना, को इंटीरियर एंगल्स। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास जो B और C था वो तो बराबर था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी के बदले में, जैसे मान लो C के बदले में मैं B लिख सकता हूँ या B के बदले में मैं C लिख सकता हूँ। तो मेरे को C से थोड़ा सा नफरत है, C फॉर कैट होता है, B फॉर बॉल मुझे पसंद है, तो मैं यहाँ पर B करूँगा और यहाँ पर मैं C पे भी B कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि B और C बराबर हैं। तो इक्वल टू साइड में हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, तो यहाँ से हमारा 2 एंगल B इक्वल टू हो गया 180। यहाँ पर आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी जो हमारा इक्वेशन हमने 1 यहाँ पर लिखा था ना, यहाँ से हमने C के बदले में B कर दिया। तो यहाँ से हमारा जो एंगल B होगा वो हो जाएगा 180 डिवाइड बाई में 2, यानी कि एंगल B की जो वैल्यू है वो तुम्हारी 90 डिग्री निकल करके आ गई। और अगर एंगल B 90 डिग्री निकल करके आ गया तो हमने पहले ही चीज़ को लिख दिया था यहाँ पर कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम में एक एंगल भी 90 डिग्री आ गया तो वो एक रेक्टेंगल होता है। तो इसलिए हैंस हमारा ये प्रूव होता है, हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट ABCD है ना, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना था। आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लगे कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जा रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आगे इस ध्यान रखूँ कि ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है। और अगर नहीं कि सर और ज़्यादा डिटेल में बताइए तो फिर वो भी बताना है, तुम लोग को और डिटेल में बताऊंगा, ताकि तुम लोग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। क्योंकि इस एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शो कीजिए कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि जो स्क्वायर होते हैं उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और वो एक दूसरे को जहाँ पर कट करते हैं ना वहाँ पर एक राइट एंगल बनाते हैं। आइए इसे भी प्रूव करते हैं, भी बहुत मजेदार क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आराम से समझेंगे और हमने इसके कुछ पार्ट्स बना लिए हैं ताकि आपको आसान लगे। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें प्रूव करने के लिए बोली गई थी कि एक स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। पहले इधर में ध्यान देना, पहले जो समझा रहा है वो समझो कि डायगोनल्स हमारे पास इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना है। दूसरा बोला गया था कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को जो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो किसी भी एक एंगल को, ये वाला ये वाला ये वाला या ये वाला, कोई भी एक एंगल को आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया ABCD। अब इसके जो डायगोनल्स है, पहला AC है, दूसरा वाला हमारा BD है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली। अब अपने को प्रूव क्या करना है इसके अंदर कि जो मेरा AC है और जो मेरा BD है इसको आपस में इक्वल प्रूव करना है, और साथ ही साथ अगर ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ से A से O तक और C से O तक को इक्वल करेंगे, फिर B से O और D से O तक को इक्वल कर देंगे, और साथ ही साथ किसी भी एक एंगल को, तो मैंने यहाँ पे नीचे वाला एंगल ले लिया है जिसका नाम AOB है, देखो AOB, तो इस वाले एंगल को हम लोग को 90 डिग्री यहाँ पर प्रूव करना है। तो ये तीन चीज़ें हम लोग एक एक स्टेप करके करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन ईजी लगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पार्ट से कि हमारे पास जो AC और जो BD जो डायगोनल्स है वो आपस में इक्वल हैं, कैसे प्रूव करेंगे। तो फिर से वही काम करते हैं जो पिछले बार में ट्रायंगल यूज़ किया था ना, उसी तरीके से ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, एंड दूसरा ट्रायंगल भी वही वाला लेंगे जो पिछले बार लिए थे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इन दोनों ट्रायंगल में पिछले बार तो डायगोनल्स इक्वल पहले से दिया था, इस बार नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये पता है कि स्क्वायर है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा ही, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि हमारे पास जो AB होगा वो इक्वल होगा मेरे DC के। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर के अपोजिट साइड हमेशा आपस में इक्वल ही होते हैं, सबको पता है अपोजिट के सारों साइड इक्वल होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये साइड BC है, ये वाला साइड इसके लिए भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो यानी कि कॉमन साइड हो गया। तो उसको भी लिख लो पिछले बार की तरह कि BC भैया इक्वल टू BC है, क्योंकि आपस में ये कॉमन साइड है। अब लास्ट में यहाँ पर तीसरा चीज़ हम लोग क्या ले लें, तो इस बार चूंकि ये पहले से हमको बता दिया है कि ये ABCD की स्क्वायर है, तो किसी भी स्क्वायर के जो कॉर्नर में एंगल बनते हैं ना, वो एंगल आपस में 90 डिग्री के ही होते हैं, यानी कि चारों के चारों एंगल हमेशा 90 डिग्री के ही होंगे।
इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली कि इस वाले का जो एंगल ABC है, यानी ये फिर शॉर्टकट में एंगल B बोल सकते हो, और ऊपर वाले का एंगल जो DCB है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। तो ईच यहाँ पर 90 डिग्री लिख दो। ओके, 3 चीज़ हो गया। तो अब आप लोग क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि किस हमारे रूल से फॉलो हो रहा है, यानी कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो हमने ये वाला साइड लिया है, हमने ये वाला साइड लिया है और उसके बीच वाला एंगल लिया है, तो हमारा साइड एंगल और साइड वाले रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लिखेंगे इसलिए जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है हमारे ट्रायंगल DCB के। कौन से रूल से हुआ? तो साइड एंगल साइड रूल से हुआ। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमारे पास जो इसका पार्ट है, यानी इस वाले ट्रायंगल का पार्ट AC और ऊपर वाले ट्रायंगल का पार्ट जो DB है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी कि डायगोनल्स इक्वल हो गए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ से प्रूव होता है कि हमारे पास जो AC है वो इक्वल है BD के। ठीक है, इसका BD या D जो भी कर लो, इसका AC कर लो, इसका DB भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये दोनों इक्वल हैं, किससे इक्वल हैं? तो बाई CPCT। तो पहला चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। इसको डिटेल में लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको एग्जाम में कि डायगोनल्स को हमने इक्वल प्रूव किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से ही चीज़ों को बता दिया कि हम क्या क्या प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे डायगोनल्स थे। अब यहाँ पर हमारा पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़, अब AO और CO को प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करो, तुम ये वाला ट्रायंगल पकड़ो और ये पकड़ो, या फिर ये और ये दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, ये अपोजिट वाले या ये अपोजिट वाले। तो मैं ऊपर नीचे वाला ले लेता हूँ AOB, और उसके बाद मेरे पास जो COD बना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब इन ट्रायंगल्स में क्या क्या चीज़ें इक्वल है? तो सबसे पहले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट इक्वल दिख रहा है मुझे साफ साफ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इसका जो एंगल AOB है वो इक्वल है ऊपर वाले के एंगल COD के। और क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। वर्टिकली अपोजिट जानते हो ना, इक्वल होते हैं। ठीक है, नहीं जानते हो तो कमेंट करके बताना, बाद में बताऊंगा उसको भी डिटेल में। उसके बाद फिर हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर भी यहाँ पर बन रहा है। कैसे बन रहा है? तो देखो Z वाला एंगल बन रहा है, ये जो पार्ट है ये वाला एंगल यहाँ पर, और ये जो एंगल यहाँ पर बना है। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो गया आपस में? Z वाले एंगल हो गए। देखो कभी भी Z वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जब कभी भी देखो ये हमारे दोनों लाइन स्क्वायर है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल भी है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये हमारे पास डायगोनल ने कट किया या कह सकते हो ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो हमारे पास Z वाले दो एंगल बन गए। और Z वाले जो एंगल्स होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हमारे पास जो नीचे वाला है इसका एंगल नंबर OAB, और ऊपर वाले का जो एंगल हमारे पास है OC और D, ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि आपस में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर से क्या चीज़ों को ले सकते हैं? तो हमारे पास जो AB है और जो ऊपर वाले का CD है ये तो बराबर है ही, पहले से अपने को पता है। तो AB इक्वल टू CD है ना, अपोजिट साइड वाला जो रूल वहाँ पे लिखे थे ऊपर में वही लिख लो, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से भी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन से रूल से भी अभी मैं दिखा देता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ कि AOB जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल COD के। और कौन से रूल से वो भी जरूरी लिखना एग्जाम में। तो हम लोग देखो क्या किया ना, ये एंगल यूज़ किया हमने, फिर ये एंगल यूज़ किया, फिर हमने साइड यूज़ किया। तो इसमें क्या लगेगा? हमारा एंगल साइड लगेगा। पिछले बार हमने जो यूज़ किया था उसमें हमने दो साइड्स के यूज़ किए थे और बीच वाले एंगल का यूज़ किया था, इसलिए साइड एंगल साइड था। इस बार हमने एंगल और साइड यूज़ किया है, तो इसको बोलते हैं AAS रूल, एंगल साइड रूल। और अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका साफ मतलब ये हुआ कि जो इसका पार्ट होगा AO, देखो इस वाले ट्रायंगल का जो पार्ट AO होगा ये वाला, और ऊपर वाले ट्रायंगल का जो पार्ट CO होगा ये वाला, ये दोनों आपस में हो जाएंगे क्या? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी कि CPCT से इक्वल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इसलिए मेरा जो AO होगा वो इक्वल होगा CO के। एंड उसी तरीके से दूसरे साइड भी देखो आप लोग, जो BO है और जो DO है वो भी आपस में तुमको इक्वल दिखेगा क्योंकि वो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो यहाँ पर से हमारे पास ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं जो हमारे पास है ना। ये इसको इक्वल करने का मतलब ही यही हुआ कि ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल AC वाले डायगोनल को क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया। और यहाँ पर हमने जब BO और DO को इक्वल प्रूव किया, इसका ये मतलब हुआ कि जो AC था वो BD को डायगोनल को बाइसेक्ट कर दिया। अब डायगोनल को बाइसेक्ट तो किया है, लेकिन राइट एंगल में क्या ये भी बताना है। तो राइट एंगल करने के लिए अब क्या करो कि तुम ये ट्रायंगल को पकड़ो और इस वाले को पकड़ो, और तुम इन दोनों एंगल्स का जब यूज़ करोगे ना तो फिर तुम्हारा ये एंगल 90 डिग्री निकल करके आएगा। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर लिखूँगा मैं, ये सेकेंड पार्ट हमने यहाँ पे किया है ना। अब लिखूँगा मैं इन ट्रायंगल AOB एंड जो ट्रायंगल हमारे पास है BOC, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या क्या है? तो भैया इस वाले का हमारे पास ये वाला जो साइड है और इसका, या फिर ये साइड को पहले ले लेते हैं। ये जो हमने AO और CO का भी इक्वल प्रूव किया, इसको ले लो, है ना। मैं आपको बता ही देता हूँ क्या क्या लेना है। तो AO और CO हो गया हमारे पास। उसके बाद ये वाला साइड और ये वाला साइड ले लो, क्योंकि स्क्वायर के साइड्स हमारे साथ बराबर होते हैं। और ये जो बीच वाला है ये तो दोनों के लिए कॉमन साइड है, तो तीन साइड इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो फटाफट लिखते हैं। देखो अब AO इक्वल टू BO, क्यों हुआ? क्योंकि हमने अभी प्रूव किया हुआ है ना। या फिर हाँ, यहाँ पर प्रूव किया हुआ है AO, अरे यार AO को BO के इक्वल कहाँ? CO था ना, सॉरी BO गलती से लिख दिया मैं। AO
और CO, AO और CO, इसका ये वाला AO पार्ट और इसका ये वाला CO पार्ट, ये हमने अभी प्रूव किया हुआ था, इसलिए आपस में इक्वल है। तो AO इज इक्वल टू CO प्रूव्ड, यहाँ पर प्रूव्ड लिख दो, अबव प्रूव्ड एवर लिख सकते हो, बाकी प्रूव लिखो तो भी चलेगा। उसके बाद हमारे पास जैसे मैंने बताया आपको जो AB है इसका और इधर वाले का जो मेरे पास BC है, ये पार्ट आपस में होंगे इक्वल, क्योंकि साइड्स हैं, ये किसके साइड्स हैं, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के साइड हैं तो स्क्वायर के साइड इक्वल ही होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो मैंने बताया कि जो BO है दोनों में आ रहा है, तो BO इक्वल टू BO, ये क्यों हो गया, क्योंकि हमारा कॉमन साइड है, यहाँ पर कॉमन लिख दो बस। तो यहाँ पर हमारे पास इसलिए जो ट्रायंगल AOB है यहाँ पर से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC के। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो रहा है तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, AOB, और इधर से आप लोग COB लिख सकते हो। तो हमारे पास हो जाएगा एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल COB, है ना। ये कौन से रूल से हुआ था, तो ये भी लिख देना यहाँ पर, साइड वाले रूल से हुआ था। और ये दोनों किससे हुए, तो CPCT से हुए, CPCT से। और यहाँ पर भी वो चीज़ मैंने लिखा था ना, नहीं लिखा था, यहाँ पर भी नहीं लिखा था, इसको भी लिख देता हूँ, बाई CPCT। ओके, ये चीज़ जरूर लिखना चीज़ों को, ताकि टीचर को बहुत मज़ा आ जाए देखने में कि बच्चा ने एक एक चीज़ समझ के लिखा हुआ है। अब अगर हमारे पास ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये दोनों तो लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। देखो एक सीधी लाइन पे बने हुए दो एंगल है, और हम लोग क्या जानते हैं कि लीनियर पेयर जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है, ऐसे आधा चांद की तरह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल AOB है उसमें अगर मैं प्लस करूँ एंगल COB को, जो भी हमने इक्वल प्रूव किया, तो दोनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये भी लिख देना भैया ना कि लीनियर पेयर थे इसलिए दोनों का सम 180 हो रहा है। तो यहाँ से मैं AOB प्लस AOB लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि COB और AOB बराबर है, तो COB के बदले में AOB लिख दिया मैंने, इक्वल टू साइड में 180 हो गया। तो यहाँ से मेरा 2 एंगल AOB इक्वल टू साइड में 180 आ जा रहा है, तो 2 को उधर ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड हो जाएगा 182 से, तो यहाँ से हमारा AOB जो है वो निकल जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने सेकेंड वाला पार्ट को भी प्रूव कर दिया। आप लोग चाहो तो डिटेल में स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, चाहो क्या अगर टीचर बोलें तो लिख ही देना कि पहला पार्ट यहाँ पर आप लोग लिख देना, यहाँ पर जो मैंने पहला चीज़ को प्रूव किया था ना, इसके नीचे में स्टेटमेंट लिख देना कि डायगोनल्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर, जो डायगोनल्स थे वो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। और दूसरा चीज़ आप लोग यहाँ लास्ट में लिखना कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ऐसे करके 2 स्टेटमेंट बना देना। बाकी बनाना सॉल्व पूरा जो है सेम टू सेम इसी तरीके से करना, और ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है। भले तुम लोग थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, इन सबसे ईजी है, तुम लोग 1 से 2 बार बनाओगे ना तुम्हारे दिमाग में तो फिट हो जाएगा। चलो तो बच्चा लोग ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोनो डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, नया डाउट है तो आगे बढ़ते हैं, और जो अगला क्वेश्चन थर्ड वाला है उसे सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत मजेदार है। इसमें बोल रहा है कि जो डायगोनल है AC, यहाँ पर देखो डायगोनल AC बना हुआ है ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसमें डायगोनल AC है। ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। यहाँ पर जो एंगल A बना हुआ था ना उसको ऊपर और नीचे 2 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब बोल रहा है कि सो दैट, आपको ये शो करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, यानी कि यहाँ पर भी जो एंगल C बना हुआ है कंप्लीट, ये देखो कंप्लीट इस तरीके से, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे पार्ट इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि 2 बराबर बराबर पार्ट में बांट देना। तो अपने को यही शो करना है कि AC ने इस वाले एंगल C को भी बाइसेक्ट कर दिया, और साथ ही साथ हमको ये भी बताना है कि जो ABCD है वो एक रोम्बस है, यानी कि जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना पैरेललोग्राम, ये एक रोम्बस है, ये शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, आ जाओ कॉपी में समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर हमने बना लिया है अपना यही रोम्बस, या कह लो अभी फिलहाल ये पैरेललोग्राम है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये रोम्बस हो जाएगा। इसमें अपने को ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है। अगर मैं इनका नाम लिखने जाऊँ ना तो बहुत बड़ा बड़ा बार बार नाम लिखना पड़ेगा, DAC BAC फिर DCA BCA, मेरे को ना पसंद नहीं। खासकर मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को कि बेटा अगर नाम छोटा हो सके ना छोटा कर दिया करो, और टीचर भी उसमें गलत नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि टीचर भी देखते हैं कि चलो बच्चे ने अच्छे से साफ सुथरा 1 2 3 4 करके लिखा है, तो टीचर को भी अच्छा लगता है चेक करने में। तो मैं यहाँ पर वही करने वाला हूँ। मैं सिंपली भैया हमारे एंगल इसको 1 नाम दूंगा, इसको एंगल 2 नाम दूंगा, ये हमारा एंगल नंबर 3 हो जाएगा, और ये मेरा एंगल नंबर 4 हो जाएगा। उससे मेरा काम आसान होगा। काम ऐसे आसान होगा कि मुझे लंबा लंबा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, उससे एग्जाम में बहुत टाइम बचता है और कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाला जो लाइन है और ये जो लाइन है ये पैरेलल है, ऐसे ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए। और जो CA नाम का जो लाइन है ना, ऐसे ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बना और यहाँ पर जो एंगल बना, ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा गिवन। अपने को गिवन क्या है, गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है फिलहाल के लिए। और साथ ही साथ हमको ये भी बता दिया है कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल नंबर 2 के। क्वेश्चन में गिवन है, कैसे गिवन है, तो बोला था ना कि AC बाइसेक्ट एंगल A, इसका मतलब यही होता है कि एंगल 1 और 2 हमारा इक्वल है, ये गिवन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि हम क्या जानते हैं भैया कि एंगल 3 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नाउ हम लोग ने क्या देखा कि DC इज़ पैरेलल टू AB, DC और AB पैरेलल हैं, एंड AC इज़ ट्रांसवर्सल,
ये क्या हुई है, हमारा ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एंगल नंबर जो 3 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 2 के, जिसको हम लोग जेड वाला एंगल बोलते हैं, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देते हैं यहाँ पर। और उसी तरीके से ऑल्सो हमारे पास अगर तुम इधर से z बनाओगे, ऐसे z बनाओगे, यानी कि AD को और CB को ऐसे लाइन देखो, एक AD बनाया मैंने और ये मैंने BC बनाया और इस तरीके से मेरा लाइन बन रहा है। तो यहाँ पर एंगल और यहाँ पर एंगल, ये भी तो z वाला ही एंगल दिख रहा है, ऐसे z बना हुआ है बस टेढ़ा सा। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि 1 और 4 भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑल्सो AD जो है वो पैरेलल है हमारे BC के, और साथ ही साथ हमारा AC यहाँ पर भी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, AC इज ट्रांसवर्सल। तो इसलिए हमारे पास जो एंगल नंबर 1 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 4 के। अब एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो और डायरेक्ट लिखो तुम लोग। देखो मैं समझा देता हूँ कैसे लिखना है और डायरेक्ट ऐसे लिखना है एग्जाम में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 और 3 से हमको क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पर 1 था 2 के बराबर, 2 है 3 के बराबर, और साथ ही साथ हमारा जो 1 है वो 4 के बराबर है। तो हमारे पास जो 3 होगा वो भी 4 के बराबर होगा। कैसे होगा, क्योंकि फिर से ध्यान से समझना कि 1 और 2 बराबर था, ठीक है, ये और ये पार्ट बराबर है। अगर मान लो ये 50 का है, 50 डिग्री का, तो ये भी 50 डिग्री का होगा। उसके बाद 2 और 3 बराबर हो गए, तो यहाँ पर से हमारे पास 2 अगर 50 का था तो 3 भी हमारा 50 डिग्री का हो गया। और साथ ही साथ हमारे पास जो 4 है वो 1 के बराबर है, तो हमने 1 को 50 माना था तो 4 भी 50 का हो जाएगा। इससे मतलब कि आपस सब कुछ कनेक्ट होगा इस तरीके से, और सब 50-50 डिग्री के हो गए। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं एग्जाम में, इसको हम लोग अलग अलग नहीं बताते हैं कि भैया अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके होगा, ऐसे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3। इक्वेशन 1, 2, 3 से हमको ये पता चल गया कि एंगल नंबर जो 1 है वो बराबर है एंगल 2 के, फिर वो बराबर है एंगल 3 के, और फिर वो बराबर है एंगल नंबर 4 के, यानी सब एंगल बराबर है। और हमको सब से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे केवल 3 और 4 से मतलब है। यहाँ पर लिखेंगे कि इसीलिए जो हमारा एंगल नंबर 3 होगा वो बराबर होगा एंगल नंबर 4 के। और अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो AC है उसने क्या किया है, उसने बाइसेक्ट किया हुआ है, AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ये अपने को पहला चीज़ प्रूव करना था, ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट प्रूव होता है, समझिए बच्चा लोग। अब क्या बोला था कि इसको एक रोम्बस प्रूव करो। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए रोम्बस की क्या खासियत है कि चारों जो साइड्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, जब वो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारा एक रोम्बस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको रोम्बस प्रूव करने के बाद अपने को चारों साइड ही इक्वल प्रूव करना है। कैसे कर ले भैया जी, वो बता दो जल्दी से। तो हम क्या जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर है, ठीक है, एंगल 1, 4 बराबर है, वैसे तो सभी बराबर हैं, तो मैं यहाँ पर 1 और 3 को बराबर लिख सकता हूँ। नाउ ऐसे में लिखूँगा, नाउ एंगल नंबर 1 जो है वो एंगल नंबर 3 के बराबर है। तो अगर मैं ट्रायंगल का यूज़ करूँ, किस ट्रायंगल का, तो इन ट्रायंगल ADC, मैं ऊपर वाले ट्रायंगल का यूज़ करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल का, तो इसमें मेरा जो AD होगा और जो CD होगा वो बराबर होगा। क्योंकि हम क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट वाले जो साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल का ये एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, कह सकते हो ट्रिक क्या रहेगा, एक नियम है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ADC हमारे पास जो एंगल एंगल बोल रहा हूँ, जो साइड AD होगा वो बराबर होगा हमारे साइड CD के, है ना। क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये अपोजिट साइड्स हैं इक्वल एंगल्स के, तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स से अपोजिट साइड है इसलिए आपस में बराबर हो गए। तो हमने भी AD और CD को बराबर किया है। और हम क्या जानते हैं कि हमारा AB और CD तो पहले से बराबर था, क्योंकि ये तो एक पैरेललोग्राम था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऑल्सो हमारे पास ये जो AB है और ये जो CB है वो भी बराबर होगा। अगर मैं 2 और 3 4 को इक्वल लिखूंगा तो वहाँ से फिर वही चीज़ हो जाएगा मेरा। तो मैं यहाँ पर ऑल्सो सिमिलरली करके लिख दूंगा, ऑल्सो नहीं सिमिलरली इसी तरीके से हमारा जो AB है वो बराबर हो जाएगा BC के। और यहाँ से आप लोग क्या जानते हो कि, है ना, वी नो दैट हमको ये पता है भैया कि हमारा जो AB है नीचे वाला साइड वो इक्वल है CD के, एंड जो AD है लेफ्ट वाला वो इक्वल है राइट वाले BC के। समझ में आया ना। ABCD कौन सा, देखो AB ये वाला, CD ये वाला, पैरेललोग्राम के अपोजिट से इक्वल होते हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे, और ये पार्ट आपस में इक्वल होगा, तो AD और CD बराबर होंगे। साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया कि ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये और ये इक्वल है। इसके अंदर फिर से वही चीज़ हो गया कि चारों के चारों आपस में इक्वल हो गया। कैसे हुए समझा देता हूँ फिर से। देखो हमने पहले यहाँ पर ये प्रूव किया कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अपोजिट के जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, ये समझ में आ गया। तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया। उसी तरीके से सिमिलरली
सिमिलरली नीचे वाला जो ट्रायंगल इसमें भी ये दोनों इक्वल एंगल थे, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। और हमको पहले से पता है कि ये और ये तो पहले से इक्वल है। तो अगर मैं मान लो कि इसको मैं 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ और इसको भी 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो ये 5 है और ये भी 5 है, और हमने इसको भी प्रूव कर दिया इक्वल, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। हमने इसको और इसको भी इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो सभी के सभी आपस में क्या होगा, 5 सेंटीमीटर हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, सी डी जो है वो ए डी के बराबर है, ए डी जो है वो बी सी के बराबर, नहीं कि चारों के चारों साइड आपस में बराबर हैं। हैंस इट इज़ प्रूव्ड, इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि हमारा जो ए बी सी डी है वो क्या है, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। यही काम यहाँ पे बस करना था। समझ में आ गया बोलो। तो इस तरीके से आपका 8.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट लाइक मार दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुमको कुछ ज़्यादा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा डिटेल है तो तुम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे को आराम से समझना है वो धीरे धीरे आराम से समझो, जिनको एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा दो। 1x को जो है ना आप 1.5 कर दो, 1.25 कर दो, उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, चलो जो फोर्थ क्वेश्चन है फिलहाल उसे बनाते हैं। फोर्थ वाले में बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसके जो डायगोनल ए सी है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी और एंगल सी को भी। जैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए इसी को इमेजिन कर लो एक रेक्टेंगल, तो वही चीज़ बोला कि एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल ए सी इस वाले एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। आपको ये शो करना है कि जो ए बी सी डी है ना वो एक स्क्वायर भी होगा, यानी कि अगर कोई ऐसा रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल अपोजिट वाले एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर का भी काम करेगा, यानी कि वो एक स्क्वायर भी होगा। और देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर कोई रेक्टेंगल ऐसा है हमारे पास, देखो अगर कोई रेक्टेंगल ऐसा है जिसके चारों के चारों साइड बराबर है तो वो क्या होगा, वो स्क्वायर कहलाएगा। स्क्वायर एक तरह से रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक तरह से स्क्वायर है। बस फ़र्क यही होता है कि जब रेक्टेंगल की नाम आती है तो रेक्टेंगल मतलब ये हो जाता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये जो ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। और स्क्वायर में चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन एक तरह से ये दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग यही बोल रहे हैं कि ए बी सी डी को एक स्क्वायर प्रूव कीजिए। दूसरा जो डायगोनल बी डी है, इस तरीके से अगर मैं डायगोनल बनाऊंगा तो वो एंगल बी को और एंगल डी को बाइसेक्ट करके ये प्रूव कीजिए। तो चलो प्रूव करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने फिर से एक छोटा सा डायग्राम बना लिया है आपको समझाने के लिए, और मैंने फिर से भाई नामांकन कर दिया बच्चों का 1 2 3 4 कर दिया भैया, ताकि टेंशन ना हो बच्चों को ज़्यादा। अब करना क्या है कि सबसे पहले तो मुझे इसके चारों साइड को बराबर प्रूफ करना है। चारों साइड का अगर मैं बराबर प्रूफ कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग कैसे इक्वल प्रूफ करें वो देखो। सबसे पहले तो अपने को दिया हुआ है कि भैया जो ए सी है वो 1 और 2 को और 3 और 4 को बराबर बराबर कर चुका है, क्योंकि एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, यानी कि 1 और 2 बराबर होगा, और एंगल सी को भी बाइसेक्ट किया है, इसका मतलब 3 और 4 भी बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि वी हैव, हमारे पास क्या दिया हुआ भैया, ये पहला पार्ट बना रहा हूँ ना मैं, कि हमारा जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल नंबर 2 के, ये और ये इक्वल है। अब मैं करूँगा यहाँ पर एंगल 1 का और एंगल 4 का यूज़। अब तुम जानती हो कि एंगल 1 और एंगल 4 क्या है आपस में, इस तरीके वाले एंगल हैं। सॉरी खराब दिख गया, तो ऐसे ऐसे और ऐसे वाले एंगल हैं। यहाँ पर 1 बना है, यहाँ पर 4 बना है, तो 1 और 4 जेड वाले एंगल हो गए, यानी कि इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो ए डी है वो क्या है भैया, पैरेलल है बी सी के, है ना। ये वाला साइड और ये साइड पैरेलल है। रेक्टेंगल में भैया अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे पास ए सी है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ए सी इज़ ट्रांसवर्सल, टी आर लिख देता हूँ शॉर्टकट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंगल नंबर 2 है वो इक्वल है एंगल नंबर, सॉरी 1 बोल 2 लिख दिया गलती से, एंगल नंबर 2 नहीं, एंगल नंबर जो 1 है मेरा वो इक्वल है एंगल नंबर 4 के, ये वाला और ये एंगल। और क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि आपस में अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए इक्वल है। हमने देखा कि 1 2 के भी बराबर था और 1 4 के भी बराबर है, यानी कि 2 और 4 भी आपस में बराबर होंगे। सो हम लोग लिखेंगे एंगल नंबर 2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल नंबर 4। यहीं पर साफ साफ दिख जा रहा है एंगल 2 और एंगल 4 है। अब तुम लोग इस ट्रायंगल को पकड़ो, सिंपल सा है, जो ए बी सी नाम का ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी जो ट्रायंगल है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिट साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट के जो साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि जो ए बी होगा और ये जो बी सी होगा ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि भैया जो ए बी है और जो बी सी है वो भी बराबर होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है इक्वल एंगल के, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, इसलिए ये भी आपस में बराबर हो गए। अब हम लोग को क्या पता है कि ए बी और बी सी बराबर हो ही गया, एंड वी ऑल्सो नो दैट, हमको ये भी पता है भैया जी पहले से कि हमारा जो ए बी है वो किसके बराबर था, वो सी डी के बराबर था, एंड जो हमारा बी सी है वो किसके बराबर था, वो ए डी के बराबर था। बिकॉज ए बी सी डी इज़ अ
रेक्टेंगल, ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो भैया अपोजिट साइड तो बराबर होंगे ही ना। तो ए बी सी डी बराबर थे, ये वाला पार्ट और ये पार्ट और ये पहले से बराबर था। अब हमने इसको और इसको बराबर अगर कर दिया, इसका मतलब ये वाला इसके भी बराबर हो गया और ये वाला इसके भी बराबर हो गया, सो दैट कि चारों के चारों आपस में फिर से वही चीज़ हो गया, बराबर हो गए। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं वैसे चाहो तो, कि हमारे पास ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसे कर सकते हो। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि हैंस, इसका मतलब ये होता है यहाँ से कि भैया मेरा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू डी ए या फिर ए डी, चारों साइड बराबर हो गए। तो इसलिए हमारे पास ये प्रूफ होता है कि ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी, यहाँ पर हैंस को यहाँ पर लिखना और ये वाला सिंबल को ऊपर बनाना, इसलिए को पहले लिखना है, हैंस को बाद में, है ना, इसलिए या फिर देयरफॉर इसको बोला जाता है। तो हमारे पास क्या हो गया, हाँ, ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, जिसके चारों साइड बराबर हो गए, ऐसे रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट में हमको और क्या बोला गया था इस क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि डायगनल्स बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, यानी कि ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो हमारा डायगनल है बी डी, ये इस वाले एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो भैया देखो, किसी भी स्क्वायर की खासियत होती है कि अगर कोई भी स्क्वायर, ये एक स्क्वायर मैंने बनाया था, तो स्क्वायर के जो डायगनल होते हैं ना, वो हमेशा उनके जो एंगल्स हैं उनको हमेशा बाइसेक्ट ही करते हैं। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी की स्क्वायर है, इसका मतलब कि हमारे पास सेकेंड पार्ट हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ए बी सी डी अगर स्क्वायर है, सो जो डायगनल्स होगा, डायगनल बाइसेक्ट इट एंगल्स, ठीक है, डायगनल जो है उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि जो हमारे पास बी डी है ना, बी डी वो क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को एज वेल एज एंगल डी को। बस ये चीज़ करनी ही है, क्योंकि हमने स्क्वायर पहले ही कर दिया। मेन काम था स्क्वायर प्रूफ करना, अगर वो कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर की विशेषता होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। और अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा होगा, आपको लग रहा हो कि नहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर, तो आप अंतिम में जरूर ज्वाइन करना बेटा, क्योंकि देखो तुम लोग महीना का 500 रुपये तो फीस देते ही हो, और मैथ्स अगर पढ़ रहे हो तो 1000 से भी ज़्यादा फीस लगता है कई कई जगह पर। तो यहाँ पर तुम लोगों को केवल 499 में पूरे साल भर के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। पूरे वीडियोस वहाँ पर पहले से अपलोडेड हैं। तुम लोग क्वाड्रिलेटरल का अगर वीडियो देख लोगे ना, 3 4 5 वीडियो भी, तो तुमको क्वाड्रिलेटरल बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियोस भी तुम जरूर देखना अलग से जो मैंने बनाए हैं। तो ये हो गया फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलो फिफ्थ क्वेश्चन बनाते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को तो कई बच्चे देखते ही भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा आसान है, जिस तरीके से डायग्राम बनाए हो ना डायमंड की तरह, वैसे ही ये सुंदर सा, प्यारा सा और कीमती सा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों को आराम से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगनल्स बी डी सच दैट डी पी इक्वल टू बी क्यू। यानी कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम था, जैसे तुम लोग देख रहे हो, इसमें P और Q 2 पॉइंट लिए गए हैं, और ये P और Q किस में पॉइंट है, तो एक डायगनल जो बी डी है ना, उसके बीच में पॉइंट है। और कुछ इस तरीके से इन पॉइंट्स को लिया गया है ताकि हमारा जो डी पी है, ये वाला जो पार्ट है, और इधर से जो बी क्यू है, ये वाला पार्ट, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। अब आपको ये 4-5 चीज़ों को प्रूव करना है। अगर आप पहला चीज़ प्रूव करोगे ना, सारे के सारे आपस में कनेक्ट होते जाएंगे। चलो मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अपने को ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कहाँ पर बना है, ए पी डी, तो ये रहा हमारा ए, ये रहा पी और ये डी। तो ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, पतलू सा ये ट्रायंगल, और फिर हमारा सी क्यू बी, यानी कि ये वाला पतलू सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हमने लिख लिया इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो हम लोग को साइड दे ही दिया है, अपने को क्वेश्चन नहीं बोला गया था भैया कि जो इसका ये पार्ट पी डी है और इसका ये पार्ट जो पी क्यू है या क्यू बी जो कह लो, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मैं इसमें डायरेक्ट लिखूंगा कि भैया जो मेरा डीपी दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी क्यू के बराबर इन क्वेश्चन। तो पहले मैं इसको गिवन लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ये क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था, ओके। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं सर जी, तो उसके अलावा हमारे पास जो ए डी है और जो इसका बी सी है, ये भी तो बराबर होगा भैया जी। क्यों होगा बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो मैं लिखूंगा कि इस वाले का ए डी और इस वाले का सी बी, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ए डी लिख रहा हूँ तो इसका सी बी नाम लिखना पड़ेगा, इक्वल है, क्योंकि ये हमारे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। उसके अलावा हमने हर क्वेश्चन में पिछले वाले में आपको समझाया कि अगर कभी भी कोई पैरेललोग्राम हो, अपोजिट साइड पैरेलल है, ये अगर ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो मेरा एंगल बनेगा ये वाला, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वाला, जेड वाले एंगल हैं और जेड वाले जो एंगल होते हैं वापस में इक्वल होते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं बार बार वो चीज़ नहीं लिखूंगा कि पैरेलल है फिर ये ट्रांसवर्सल है, वैसे नहीं लिखने का। और आपको भी एग्जाम में बार बार नहीं लिखना है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन में एक बार 2 बार कर दिया तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है ना, बार बार अगर एक ही चीज़ में लिखते रहोगे ना बच्चों वाली, तो गड़बड़ हो जाती है। तो बस तुम इतना लिख दो इसको कि हमारा ये जो एंगल है, एंगल जिसका नाम मैं ए डी पी रख सकता हूँ, वो इक्वल होगा हमारे एंगल सी बी क्यू के। और क्यू इक्वल हो रहा है तो बस ये बता दो तुम लोग कि अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स है, इसीलिए इक्वल हो रहा है। तो बस इतने ही से तुम्हारा काम चल जाएगा, और पिछले क्वेश्चन में भी चल जाता, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुमको थोड़ा बेसिक सिखा दूं, क्योंकि पहला एक्सरसाइज है, ताकि तुम लोग को बाद में दिक्कत ना हो। नहीं तो अभी मैं डायरेक्ट अगर ऐसे ही लिखते ना हर बार, तो तुम कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। तो अब कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे, अब समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर हमारा कौन सा रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, देख लो जल्दी से। इसलिए ट्रायंगल APD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल CQB के। अब रूल कौन सा लगा है, तो मैंने ये वाला साइड यूज़ किया, और उनके बीच का एंगल यूज़ किया, तो साइड एंगल और साइड वाला रूल लगा है। ये मत सोचना कि सर ने पहले 2 साइड लिखा है तो साइड और एंगल रूल लगाएंगे, वो रूल ही नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये साइड है, बीच में एंगल है और फिर से साइड है, तो इसको डायग्राम को देख करके तुमको रूल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर हमारा बाई साइड एंगल साइड रूल, इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा इजीली बन जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले में हमसे क्या बोला था, AP को CQ के बराबर प्रूव करना था। AP इक्वल टू CQ ये प्रूव करना था, और ये प्रूव हो चुका है। कैसे हो गया भैया, क्योंकि हमने इन दोनों को अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो इसका देखो ये पार्ट AP आ रहा है, यहाँ पे CQ भी आ रहा है, दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट है। यहाँ पे दिखा भी देता हूँ मैं, देखो ये रहा मेरा AP और ये रहा मेरा CQ। तो AP और CQ, ये हमारा AP इस वाले ट्रायंगल का है, CQ इस वाले ट्रायंगल का है, जो कि करस्पॉन्डिंग पार्ट से नाम से भी समझ में आ जा रहा है। यहाँ पर शुरू के 2 लेटर हैं, तो बाई CPCT खत्म। तो देखा मैंने बताया ना कि तुम बस एक पार्ट बनाओ, दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो सेकंड पार्ट हो गया। अब हमारे पास थर्ड वाले में क्या दिया, चलो वो समझा दूँ। सेकंड वाले में बोल रहा है कि जो AQB है और जो CPD है ना, इसको भी आपस में कॉन्ग्रुएंट करो तो सेम टू सेम तरीके से हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रायंगल कहाँ पर बन रहा है। AQB, देखो AQB ये वाला जो ट्रायंगल है, और दूसरा CPD, तो CPD यानी कि ये जो ट्रायंगल है, इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले तो मेरा AB और इधर का भैया CD जो है वो बराबर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया जी AB इज इक्वल टू CD। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए आपस में बराबर हो गया। उसके अलावा और क्या चीज़ ले लेते अपन, तो यहाँ पर से हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में वही BQ आ रहा है, और ये जो हमारा ट्रायंगल था ये वाले में, इसमें हमारे पास ये DP आ रहा है ना, जो अपने को पहले से ही दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर फिर वही चीज़ लिख लेंगे कि हमारे पास जो BQ है इसमें, या फिर QB नाम दे दो, जो भी लिखना चाहो। अगर मैं BQ देता हूँ तो भी चलेगा, और इस वाले में मेरे को इस नाम जो है, इधर से अगर मैंने BQ लिखा है तो इसमें मैं PD नहीं लिखूंगा, इसमें मैं DP लिख दूंगा, तो इक्वल टू DP। और ये दोनों आपस में इक्वल है, कैसे पता चला, तो ये क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास। और तीसरी चीज़ क्या इक्वल है भैया जी, तो वही चीज़ इक्वल है, यहाँ पर का हमारे पास ये एंगल, ठीक है, और यहाँ पर का ये एंगल, क्योंकि ये भी Z वाला एंगल। ध्यान से देखो, ऐसे गया लाइन, ऐसे ट्रांसवर्सल गया और ऐसे पैरेलल आ गया, तो ये एंगल और ये एंगल Z वाले एंगल बन गए। तो ABQ हमारे पास जो एंगल ABQ है वो इक्वल है हमारा किसके, तो ABQ इसके इक्वल है CDB के। ठीक है, ठीक लिख रहा हूँ, नहीं कहाँ से मैं उल्टा सीधा नाम लिख दिया, वही तो मैं बोलूँ B तक कहाँ पहुँच गया, CDP के बराबर है। तो इज इक्वल टू एंगल CDP। और ये कैसे पता चला, तो वही चीज़ है हमारा अल्टरनेट वाला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखते रहना डिटेल में। तो इसलिए फिर से वही चीज़ हो जाएगा हमारा, जो हमारा ट्रायंगल AQB है वो हमारा यहाँ पर फिर से वही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे CPD के। और किस रूल से हो रहा है, तो वही पिछले वाला रूल, साइड एंगल साइड वाला यहाँ भी लग जा रहा है, तो साइड एंगल साइड रूल लिख दो डायरेक्ट। और अगर ये दोनों इक्वल है तो फोर्थ पार्ट ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमको क्या बोला गया था प्रूव करने के लिए, कि भैया जो AQ है उसको इक्वल कर दो CP के बराबर। तो AQ और CP दोनों बराबर ऑटोमेटिकली हो गए, किससे, तो बाई CPCT। तुम लोग चेक कर सकते हो एक बार जा करके। इसी ट्रायंगल में हमारे पास देखो AQ आ रहा है और यहाँ पर CP आ रहा है, तो बस AQ और CP बराबर हो जाएंगे डायरेक्टली। तो अब यहाँ पर हमारे पास आधा काम से ज़्यादा हो गया है, 4 पार्ट हो गया। एक पार्ट हम लोग और कर देते हैं, 5वां, जो भी बहुत ईजिली है। 5वें में बोल रहा है कि आपके पास ये जो अंदर में ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है जिसका नाम APCQ है, तो इस क्वाड्रिलेटरल को बोल रहा है पैरेललोग्राम प्रूव करो। और पैरेललोग्राम अगर किसी भी चीज़ को प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बस यही काम करेंगे कि ये जो हमारे पास बना हुआ है APQC, हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पर इक्वल प्रूव करेंगे कि भैया इसके जो अपोजिट साइड्स हैं ये क्या है, आपस में इक्वल है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए ना तो ये ऑटोमेटिकली हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम लोग देखो पहले प्रूव कर चुके हैं AP और CQ को बराबर यहाँ सेकेंड वाले में, और हमने AQ को और CP को अभी बराबर प्रूव किया फोर्थ वाले में। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड पार्ट, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट, सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। हमारे पास जो AP है वो इक्वल है CQ के, एंड जो हमने अभी AQ को इक्वल प्रूव कर दिया CP के। तो इसीलिए हमारे पास जो क्या नाम रखा हुआ था इसका, APCQ। APCQ इज़ अ
पैरेललोग्राम, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इस तरीके से आपका ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, सिंपल सा, क्योंकि हमारे पास जो अपोजिट पेयर्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इस तरीके से आपके ये चारों के चारों, सॉरी पाँचों के पाँचों पार्ट्स कंप्लीट होंगे और बहुत ईजी तरीके से कंप्लीट होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा दिखता है बस क्वेश्चन, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखा आपने, अगर आपने ये बना लिया तो ये ऑटोमेटिकली हो गया, और ये जो बना ये पहले वाले की तरह ही बना, तो दोनों सेम टू सेम ही थे, यानी बस इतना सा काम करना था, बाकी सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलो 2 क्वेश्चन और बचे इंपॉर्टेंट, उसे बना लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा बेटा तो मेरा छोटा सा हेल्प करना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का। तो देखो 6th वाले में बोला जा रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, जैसे दिख रहा है। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C। यहाँ पर AP और ये जो CD हैं ये परपेंडिकुलर हैं, यानी कि 90 डिग्री बनाता हुआ एक जो लाइन होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये दोनों किसके ऊपर हैं, तो डायगोनल जो BD बना हुआ है ना उसके ऊपर है ये दोनों। आपको ये शो करना है कि APB, देखो APB E वाला ट्रायंगल और CQD यानी कि ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, पहले प्रूव कर दो। तो AP और CQ तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगे इक्वल। देखो AP यहाँ से, ये CQ यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंट पार्ट हमारे जो हैं CP/CT होकर के आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो पहले मेन इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलो समझाता हूँ कैसे होगा। तो देखो हमने लिख लिया इन ट्रायंगल APB एंड CQD। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इक्वल हमको दी हुई हैं, चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भैया मेरा E वाला साइड और E वाला साइड को मैं छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये जो अगर मैं देखूँ APB का ये साइड और हमारे पास जो CQD है उसका ये साइड, अपोजिट साइड हो गए हमारे पूरे पैरेललोग्राम के, तो इक्वल होंगे। तो मैं लिख देता हूँ कि भैया जी जो AB होगा वो इक्वल होगा हमारे CD के। क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, शॉर्टकट में। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, तो 90 डिग्री वाला एंगल भी बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री बना हुआ है यहाँ पर। और ये जो ट्रायंगल है इसमें भी अगर इधर 90 बेटा तो इधर भी ये 90 डिग्री होगा, है ना। ये मैं सोचने कि अगर बाहर 90 मैंने बनाया है तो बस बाहर ही होगा, दोनों में 90 ही होता है अगर कोई लाइन है तो, अंदर बाहर दोनों साइड। तो मैं लिखूँगा कि APB, हमारा जो एंगल APB है वो इक्वल है हमारे एंगल CQD के, और दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, इसीलिए इक्वल है। तो इज 90 डिग्री लिख दिया हमने। अब क्या इक्वल है गुरुदेव, तो फिर से वही काम करोगे तुम लोग। यहाँ पर वाला जो एंगल ये वाला है इस ट्रायंगल का, और यहाँ पर वाला जो एंगल इस ट्रायंगल का है, तुम लोग देख रहे हो जेड एंगल बन रहा है ना, ये देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे और ऐसे आया है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल जेड वाले एंगल हैं, और जेड वाले एंगल बोले तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख दो कि हमारा जो एंगल ABP है ये नीचे वाला, ये इक्वल है ऊपर वाले के इसके, जिसका नाम CDQ हो सकता है, एंगल CDQ के। और क्यों इक्वल है, क्योंकि आपस में है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बस यहाँ से आपका कौन सा रूल लग रहा है, तो हमने 2 एंगल्स यूज़ किया। देखो एंगल ये वाला लिया, ये एंगल लिया और ये साइड लिया, तो एंगल और बाद में साइड आ रहा है, तो एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसलिए जो ट्रायंगल APB होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CQD के किस रूल से, तो एंगल और साइड वाले रूल से, और बस ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सेकंड, ये पहला पार्ट हमने बना दिया, सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या बोला था, AP बराबर CQ बोला था ना, तो AP बराबर CQ हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये हमारा CP/CT है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। खत्म खेल क्वेश्चन का। तो छोटा सा क्वेश्चन था, भले से दिख रहा था खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन बस तुमने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बहुत आसान लगने लगेगा। तो 6वां क्वेश्चन भी कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 7वां वाला, चलो उसे बनाते हैं। और अभी तक अगर सब्सक्राइब क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब बोलते हैं, सब्सक्राइब नहीं बोलते, सब्सक्राइब। तो बेटा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होगे ना तो बहुत गंदी बात है, तो उसे अपने टीचर को भी मोटिवेट कर दो। ऐसे तो शॉर्ट्स वगैरह वाले बहुत सारे सब्सक्राइब करते रहते हो, थोड़ा मेरे को भी कर दो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो 7वां वाला बनाते हैं। अब 7वां वाले में बोला जा रहा है कि ABCD हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। देखो ABCD ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में ये और ये साइड आपस में क्या है, पैरेलल होते हैं, और ये जो हमारे पास साइड होते हैं ना ये नॉन पैरेलल साइड होते हैं। हमसे बोला जा रहा है कि भैया इसमें AB और CD बराबर हैं, AB और ये सॉरी बराबर बोल रहा हूँ, पैरेलल है, और AD और BC बराबर है, ये वाला साइड और ये साइड आपस में इक्वल है ना, यहाँ AD और BC। हमको क्या क्या शो करना है, एंगल A एंगल B के, एंगल C एंगल D के बराबर, ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के बराबर प्रूव करना है। ABC कहाँ पर बना है भैया, ABC, ऐसे यहाँ पर हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे तो ABC बन जाएगा, और BAD ऐसे इधर ऐसे ज्वाइन करेंगे तो BAD बन जाएगा। इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है, बना के करेंगे, यानी कि इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करना है। हम बोल रहे हैं कि डायगोनल AC और डायगोनल BD को, ऐसे जो AC और BD बनेगा ना, और 2 ट्रायंगल जब बनेंगे ना, यहाँ पर ये जो कॉन्ग्रुएंट होगा ना, तो उससे ये दोनों ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। मेन हमको बोला जा रहा है, यहाँ पर हिंट दिया गया है कि भैया जी सबसे पहले क्या करो, AB को एक्सटेंड कर दो E तक। देखो इस तरीके से AB को एक्सटेंड किया गया है, और यहाँ पर जो C है ना, इससे ले जा करके इसको मिला दिया गया ताकि एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाए। अब इसका क्या यूज़ है और तुमको मैं कॉपी में समझा दूँ।
तो देखो सबसे पहले तो आप लिख लो कि आपको दिया क्या गया है, और एक छोटा सा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था, अगर एग्जाम में हिंट नहीं भी आएगा ना तो तुम लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा आराम से कैसे बनाना है। सबसे पहले एक्सटेंड करना है ए बी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी। आपको सी से, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा लाइन बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ट्रायंगल की तरह बनेगा, यहाँ पर ऐसे नहीं जाएगा, सीधा बनेगा। तो सी से आपको एक लाइन बनाना है जो कि पैरेलल हो डीए का, ये वाला लाइन और ये जो मैंने लाइन बनाया है ना, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। इंटरसेक्टिंग ए बी, ये क्या कर रहा है, ए बी से जो हम लोग आगे बढ़ाए थे ना, प्रोड्यूस किए थे ए बी को ई तक, ए बी को हमने ई तक आगे बढ़ाया और फिर ये वाला जाकर के उसमें इंटरसेक्ट कर देगा यहाँ पर। ये आपको यहाँ पर पहले काम करना है। सो अब आपका क्या हो गया कि ये लाइन ये साइड पैरेलल है, ये और ये तो पैरेलल दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि सो नाउ ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि हमारे अपोजिट साइड तो हो गया पैरेलल, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया, और ये पैरेलल पहले से दिया ही हुआ था, और अगर ये दोनों पैरेलल थे यानी कि यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पैरेलल ही होगा, क्योंकि हमने इसको ही तो आगे प्रोड्यूस किया था। तो अब इसके पैरेललोग्राम होने से फायदा क्या हो रहा है गुरुदेव, चलो वो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले फायदा ये हो रहा है बेटा कि हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल का जो सम निकल करके आएगा ना वो 180 डिग्री निकलेगा, लेकिन हम लोग उसको फिलहाल यूज़ नहीं करने वाले। हम लोग पहले ये यूज़ करेंगे कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो AD होगा और जो मेरा CE होगा वो दोनों होंगे आपस में बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो खासियत होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए हमारा जो AD होगा वो इक्वल होगा हमारे CE के, क्योंकि ये हमारा क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। और हमको पहले से ये पता था कि जो मेरा AD है ना वो BC के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले से ही कि भैया ये और ये बराबर है। तो अगर AD इसके बराबर है और AD इसके भी बराबर है, यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सो हमारा जो BC होगा वो इक्वल होगा CE के। अब देखो BC और CE कहाँ पर है, देखो BC ये वाला है और CE ये वाला है। तो ये देखो तुम लोग एक ट्रायंगल के अंदर के दो साइड्स इक्वल हैं, और हम क्या जानते हैं कि जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो इनके अपोजिट के जो एंगल्स होते हैं ना ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस यही काम करना है अपने को। इस वाले एंगल का नाम दे देता हूँ मैं 1, इसका जरूरत पड़ेगा। इसका नाम दे देता हूँ मैं एंगल नंबर 2। बाकी इसका तो A, इसका B दिया हुआ है, इसका हमारा C नाम दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, और इसका D दिया ही हुआ है। हम लोग 1 2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि इन ट्रायंगल BCE हमारा जो साइड निकाला हमने, यहाँ पर BC इक्वल टू CE लिखा है ना, BC इक्वल टू CE है, इसलिए जो हमारा एंगल 1 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 2 के। बस यहीं से हमारा खेल शुरू हो जाएगा। कैसे खेल शुरू होगा भैया जी, वो समझ लो। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोला था कि एंगल A को एंगल 2 के बराबर प्रूव करना है। सबसे पहले ही बोला था ना, मैं यहीं पर पहला नंबर डाल देता हूँ, यहीं से हम लोग पहला नंबर सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो एंगल A और एंगल B को अगर इक्वल प्रूव करना है, ये वाला पार्ट को और ये पार्ट को अगर इक्वल प्रूव करना है तो कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल A और एंगल नंबर जो 2 है, इन दोनों का जो सम है वो कितना होता है, 180 होता है ना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल ने कट किया तो ये वाला और ये हमारा को इंटीरियर एंगल बन जाता है। मैंने इस वीडियो को शुरू में बताया था, और को इंटीरियर एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं यहाँ पर अब लिखूँगा कि इन पैरेललोग्राम ADCE के अंदर हमारा जो एंगल A है उसमें अगर मैं प्लस करूँ एंगल नंबर E, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, A प्लस E हमारा 180 आ गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम। और उसी तरीके से तुम देखोगे यहाँ पर कि जो तुम्हारा एंगल B बना हुआ है और जो एंगल नंबर 1 बना हुआ है, ये दोनों आपस में क्या है भैया जी, तो ये दोनों आपस में लीनियर पेयर है, क्योंकि सीधी लाइन पे बने हुए हैं। तो इन दोनों का भी जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अरे यार मैं ई क्या है लिख दिया, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ वो ई मैंने लिख दिया, लेकिन उसमें मैं 2 लिखूंगा। 2 इसलिए लिखूंगा क्योंकि मैंने इनका 1 2 नाम लिखा हुआ था। अगर मैं इसको ई लिखूंगा ना तो फिर इसका बड़ा सा नाम लिखना पड़ेगा, फिर इसका मेरे को CBE लिखना पड़ेगा। तो मैं 1 और 2 से ही काम चलाऊंगा। यहाँ पर मैंने गलती से एंगल ई लिख दिया है, इसको मैं एंगल 2 कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे समझ में आए। एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 हो गया। उसी तरीके से एंगल नंबर जो B है, अगर मैं उसमें एंगल 1 प्लस करूँ तो वो वही 180 होगा। और इस बार रीजन दूसरा है, इस बार रीजन क्या है, लीनियर पेयर होना रीजन है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इसको लीनियर पेयर। ठीक है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि 1 और 2 तो बराबर था। देखो यहाँ पर 1 और 2 बराबर था ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 के बदले में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो एंगल B होगा प्लस एंगल नंबर 2 वो दोनों भी 180 होगा। यहाँ पर हमने 1 2 को बराबर कर दिया था, इसलिए 1 के बदले मैंने 2 लिख दिया। अब इसको नाम दे दो तुम इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर डायरेक्ट तुम देखो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको ये समझ में आ रहा है कि हमने जब A में 2 को प्लस किया तो भी 180 आया, B में जब 2 प्लस किया तो भी 180 आया। इसका मतलब यही है भैया कि ये दोनों होंगे आपस में बराबर। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एंगल नंबर 2 जो है वो 100 डिग्री का है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि 100 का है या फिर 80 का मान लो इसको, चलो इसको 80 मान लो।
तो यहाँ भी ये 80 हो जाएगा। तो भैया 80 में हम कितना प्लस कर रहे हैं कि 180 आ रहा है, 80 में 100 प्लस कर रहे हैं तभी तो 180 आ रहा है ना। तो यहाँ पर अगर ए का वैल्यू 100 है तो बी का भी तो 100 होगा, क्योंकि हमारा ये भी तो 80 ही है। अगर यहाँ एंगल 2 का वैल्यू 80 है तो यहाँ भी एंगल 2 का वैल्यू 80 ही होगा। तो इट मीन्स कि हमारा ये दोनों पार्ट बराबर हैं, तभी तो हम लोग बराबर में बराबर ऐड करेंगे, तभी तो दोनों साइड बराबर बराबर आएगा, 180 180 आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में हमको ये पता चल गया कि हमारा जो एंगल ए है वो इक्वल है एंगल नंबर बी के। तो ये सब शॉर्ट मैंने पहले बहुत डिटेल में लिखा है, लेकिन बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, सबसे ईजी तरीका यही है। तुम किसी भी वीडियो में पढ़ दो तो सबसे ईजी मुझे यही लगेगा। यानी कि मैंने जितने बच्चों को अभी तक पढ़ाया है ना अलग अलग मेथड से, तो बच्चे लोग हमें समझ बोलते हैं सर ये ज़्यादा ईजी लगता है, तो इसीलिए मैंने तुम लोग आज इस ईजी मेथड बता दिया। तो ए और बी बराबर हो गया, पहला चीज़ तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा काम भी ऐसे चीज़ करने वाले हम लोग, सी और डी को भी बराबर। तो यहाँ पर हम लोग इसको डब्बा बना देंगे ताकि टीचर को अच्छे से दिख जाए। एक बार प्रूफ लिख देंगे, आंसर लिख देंगे, जो लिखना चाहो लिख सकते हो तुम लोग। अब सेकंड पार्ट के पास चलते हैं। सो सेकंड पार्ट के लिए हमने थोड़ा सा पेज चेंज कर लिया है, क्योंकि वहाँ पर पेज फुल हो गया था, बाकी वहाँ पर भी काम चल जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा सोचा कि अच्छे से बच्चों को साफ साफ समझाता हूँ। और दूसरा से मैंने डायग्राम भी बना लिया। तो अब हम लोग को सी और डी को बराबर प्रूव करना है, तो ये बहुत ईजिली हो जाएगा। जो आपने पिछला काम किया उससे ज़्यादा आसान, क्योंकि आपने आधा काम अपना कर लिया। अगर ए और बी को इक्वल कर दिया है ना, तो अब हमारा आधा काम पहले ही हो गया। अब सी और डी बहुत ईजिली हो जाएंगे इक्वल प्रूफ। कैसे होंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम था, और ट्रेपीजियम में हमारे पास ये वाला साइड और ये साइड हमको पैरेलल दे ही दिया था। हम लोग जानते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो अब हमारे पास अगर ये और ये पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि ये और ये को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि इसीलिए हमारा जो एंगल नंबर ए है, अगर मैं उसमें प्लस करूँ एंगल नंबर डी को, तो दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। इसको लिख देंगे हम लोग को इंटीरियर एंगल्स। हाँ, इसको एक चीज़ और भी लिख सकते हो तुम लोग स्कूल में शायद ये सिखाया गया होगा कि बेटा तुम इसको को इंटीरियर भी बोल सकते हो, और साथ ही साथ इसको एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऐसे भी लिखा जाता है। बाकी को इंटीरियर मुझे ज़्यादा प्यारा लगता है, ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए मैं ये लिखता हूँ। बाकी किसी भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल होते हैं ना अंदर में, वो भी आपस में क्या होते हैं 180 होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो वैसे भी इसको बोला जाता है। तो ए और डी हमारा 180 हो गया। सिमिलरली हमारा जो बी सी है ना, ये जो बी सी लाइन है ये भी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है दो पैरेलल के बीच में। तो हमारा जो एंगल नंबर बी है उसमें अगर एंगल नंबर सी को प्लस करूंगा तो वो भी मेरा 180 डिग्री ही आ जाएगा, सेम रीजन की वजह से। ओके, तो ये पार्ट इधर हमारा इक्वल टू 180, यहाँ भी 180, यानी कि अगर राइट वाला पार्ट 180 है तो लेफ्ट वाला भी आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो ए प्लस में एंगल डी है वो बराबर है हमारे एंगल बी प्लस में एंगल सी के, है ना, क्योंकि हमारा राइट में दोनों 80 आ रहा है, तो लेफ्ट वाले जो दोनों पार्ट होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। और हम क्या जानते हैं कि ए और बी तो पहले से इक्वल प्रूव है हमारे पास, तो मैं बी के बदले में ए लिख सकता हूँ। देखो इस तरीके से एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल को साइड में एंगल बी के बदले में एंगल ए और प्लस में एंगल सी। और ये मैंने कहाँ से लिखा, तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन से लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, या फिर दोनों डायरेक्ट लिख सकते हो। इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा कि भैया जी हमारा एंगल ए और एंगल बी बराबर हमने प्रूव कर चुका है, यही लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फालतू में इतना लंबा लिख दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। तो यहाँ से तुम्हारा एंगल ए और एंगल ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस होगा, फिर प्लस माइनस कट होगा ही, तो डायरेक्ट कट कर दो। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल सी आ गया, यानी कि आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, है ना। सी इक्वल टू डी लिखो या डी इक्वल टू सी लिखो, बतिया एक ही है। तो सेकंड पार्ट तुम्हारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, जहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है उसको ट्रायंगल बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो ये ट्रायंगल बनेंगे कहाँ पर, तो बहुत इजी बनेंगे। बस आप क्या करो, ए से सी को और डी से बी को इस तरीके से मिला दो, तो तुम्हारा देखो ए बी सी एक ट्रायंगल बन जाएगा, और हमारे पास इधर से बी ए डी एक ट्रायंगल बन जाएगा। और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने बहुत आसान है, क्योंकि देखो तुम ए बी जो है वो दोनों में आ रहा है, यहाँ पर ए बी नाम आ रहा है, यहाँ पर बी ए नाम आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिख देते हैं अपन कि जो ए बी है वही बराबर है बी ए के। क्यों बराबर है भैया, क्योंकि दोनों आपस में कॉमन साइड हैं। ठीक है, कॉमन साइड। उसके बाद अलावा और क्या चीज़ें हैं, तो हमसे क्वेश्चन नहीं बोला गया था शुरू में कि भैया जो ए डी है और यहाँ पर जो हमारे पास ये जो बी सी है ये बराबर है, तो भैया बस इस ट्रायंगल का यानी ए बी सी वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट ले लो, और ये जो हमारा बी ए डी ट्रायंगल है उसका ये वाला पार्ट ले लो। तो इसमें हमारा नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी वाले में हमारे पास नाम बी सी लिख लेते हैं अपन, बी सी, और इधर वाले से नाम हमारे पास ए डी हो जा रहा है, तो ए डी बी सी इक्वल टू ए डी, ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन था, तो यहाँ पर गिवन डाल देते हैं। और साथ ही साथ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है इसमें कंप्लीट हमारा एंगल बी आ रहा है, और ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है उसमें कंप्लीट एंगल ए आ रहा है। तो हमने तो बी और ए को पहले से प्रूव कर चुका है इक्वल, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए और इधर वाले ट्रायंगल का एंगल बी इक्वल है। कहाँ से इक्वल है, तो हमने ये अभी प्रूव कर रखा था पहले ही, यहाँ पर आप लोग प्रूव्ड एबव या प्रूव्ड लिख सकते हो। तो अब कौन सा रूल से यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है भैया जी, तो यहाँ पर हमारे पास हमने लिया है ये वाला साइड, फिर बीच वाला एंगल और फिर ये वाला साइड, तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो इसीलिए जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो यहाँ पर
कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल BAD के। और रूल कौन सा लग गया, तो साइड एंगल और साइड वाला यहाँ पर रूल लग गया। और अगर ये हमारे कॉन्ग्रेंट हैं तो फोर्थ पार्ट और ज़्यादा इजीली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ पार्ट में हमसे बोला था कि जो डायगनल AC है, डायगनल AC का मतलब कि ये वाला साइड AC और डायगनल BD मतलब ये वाला साइड BC, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना था। तो हमने दोनों ट्रायंगल को पहले से कॉन्ग्रेंट कर दिया, और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है यानी कि जो हमारा AC और जो BD है वो तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारा जो डायगनल है, डायगनल AC इज इक्वल टू डायगनल AC इज इक्वल टू डायगनल BD। और ये हमारे पास कहाँ से निकल करके आ गया, तो बाई CPCD, शॉर्टकट में तुम यहाँ पे लिख दो CPCD। और इस तरीके तुम्हारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा। तो भले बड़ा से दिख रहा है, लेकिन देखो तुम लोग फिर से यहाँ पे ध्यान दोगे तो कि सारे पार्ट्स हमारे छोटे छोटे जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं ना, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ये वाला जो हमारे क्वेश्चन में 3 था, ये फर्स्ट वाले से बन गया, हमने A और B को जो इक्वल प्रूव किया था। जो 2 था वो भी फर्स्ट वाले से ही बना, जहाँ पर हमारा A और B इक्वल जो हमने प्रूव किया था वो काम आ गया। और फोर्थ वाला थर्ड वाले से ऑटोमेटिकली बन गया। तो बड़ा सा क्वेश्चन दिखता जरूर है, लेकिन रहता नहीं था बड़ा। चलो, तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर शेयर नहीं किया बेटा तो फटाफट शेयर मार दो अपने भाई लोग के साथ, अपने फ्रेंड लोग के साथ, बहनों के साथ, या फिर और भी जो होंगे उनके साथ शेयर मार दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करने वाले हैं हमारे न्यू NCERT क्लास 9th के बुक का। प्यारे बच्चों, अगर आपने 8.1 का वीडियो नहीं देखा होगा ना तो जरूर देख लेना, ताकि आपके जो पॉइंट्स है वो क्लियर है कि हम लोग कौन कौन से जो फॉर्मूला है या जो भी मैं मेथड्स यूज़ करूँगा, हम लोग बहुत सारे मेथड्स पिछले एक्सरसाइजेस का भी यूज़ करने वाले हैं, कुछ हम लोग 8.1 है उसका भी यूज़ करने वाले हैं। इसलिए उसका वीडियो देख लेना, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसके अलावा अगर मेरे बच्चों, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ना क्लास 8 में, अगर आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, मान लो, या क्लास 7th वगैरह में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब आप सीरियस होकर पढ़ना चाहते हो, तो एक बेहतरीन ऑफर है मेरे पास आपके लिए। वो ऑफर क्या है कि मैंने पिछले साल क्लास 9th के बच्चों को अंतिम बैच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, और मेरे बैच में पढ़ करके ना कई बच्चों ने अपने क्लास में टॉप किया है मैथ्स में खास करके। तो मैं यहाँ पर फिर से वही बैच जो दोबारा से लॉन्च कर रहा हूँ। बस इस बार एक चेंज ये रहेगा कि जो मैंने वीडियोस पिछले बार लाइव क्लासेस के थ्रू किए थे वो अब अपलोडेड फॉर्म में वहाँ पर आपको मिलेंगे, और उसके लिए मैंने उसके प्राइस भी जो बहुत कम कर दिया है। केवल 499 में आप लोग साल भर एक्सेस कर सकते हो। उसमें मैंने क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, उनको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही लंबे लंबे वीडियोस बना करके, लाइव क्लासेस कर करके बच्चों को एकदम डिटेल में समझाया हुआ है। डाउट क्लासेस वगैरह सारे करा रखे हैं। तो वो बैच आप जरूर कंसीडर कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मैथ्स में तो। और वो बैच आपको कहाँ पर मिलेगा, तो MD सर का जो एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर में आप जाना ना, तो MD सर सर्च करना, या फिर आप जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन को भी चेक करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा लिंक हमारे एप्लीकेशन का, वहाँ से भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वो बैच को जो है वहाँ पर बैक कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं फिलहाल, और जो हमारा एक्सरसाइज 8.2 है इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD का हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें P, Q, R और S जो है वो मिड पॉइंट्स हैं हमारे AB, BC, CD और AA का। ठीक है, यहाँ पर हमें मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। अब हमसे बोला जा रहा है कि AC जो है वो डायगनल है। देखो AC हमारा एक डायगनल है, तो 3 चीज़ हमको शो करने के लिए कहा गया, और ये तीनों चीज़ आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप एक को कंप्लीट करोगे तो दूसरा, तीसरा, चलो है ना, जितने भी हैं सभी आपस में सॉल्व हो जाएंगे। चलो मैं कॉपी में सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो ये हमारा डायग्राम है, और सबसे पहले हमसे क्या बोला गया था कि ये जो P है, ये जो Q है, ये R और ये जो S है ना, ये सभी क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। ये जो साइड दिए हुए हैं ना, इन सभी साइड के मिड पॉइंट हैं। अब आप लोग तो ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े हो, अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो उसका मतलब क्या होता है मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। किसी भी ट्रायंगल में, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा बेसिक समझ लो। किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारे पास 2 साइड्स के मिड पॉइंट दिए हो, मान लो इस साइड का और इस साइड का मिड पॉइंट है ऐसे, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास ले लेते हैं D, और इस पॉइंट का नाम लेते हैं E। ये भी मिड पॉइंट था, ये भी मिड पॉइंट था। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम हमारा ये जो लाइन DE हमने बनाया है ना, ये हमेशा ऑलवेज इस वाले लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जो DE होगा वो पैरेलल होगा BC के, यानी कि इस वाले साइड के। और एक और यहाँ पर चीज़ फॉलो किया जाता है मिड पॉइंट थ्योरम में कि जो DE है वो BC का हमेशा आधा ही होगा, गारंटी के साथ एकदम, क्योंकि ये हमारा थ्योरम है। अगर BC हमारे पास 10 सेंटीमीटर का होगा तो जो DE है वो 5 सेंटीमीटर का ही होगा। इसलिए हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि DE जो है वो हाफ ऑफ BC, ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये एक मिड पॉइंट थ्योरम है। थोड़ा सा मैं साइड में कुछ नोट्स दे दिए रहूँगा, ताकि जब आपको मैं टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड कराऊँ ना तो टेंशन ना हो, किसी बच्चे को समझ में यानी कि कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ से सर ने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। तो ये सब देखिएगा तो तुरंत उसको रिवीजन हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग को पहले क्वेश्चन में बोला है कि SR को AC के पैरेलल प्रूव करो। तो SR ये वाली लाइन है, AC वाली लाइन है। तो तुम क्या करो कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम तुम लोग A, D और C रख सकते हो। देखो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का यूज करो। इसको ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ADC। ADC के अंदर क्या है, S एंड R
आर मिड पॉइंट, क्या है भैया, ये मिड पॉइंट्स हैं ऑफ कौन से, तो साइड, कौन सा साइड, तो ए डी का एंड दूसरा वाला साइड सी डी का। ठीक है, जो एस था वो ए डी का मिड पॉइंट है और जो आर है वो सी डी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई मिड पॉइंट थियरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से पूरा ही लिख ही देता हूँ थ्योरम, नहीं तो बच्चे लोग शुरू में कंफ्यूज होंगे कि भैया मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है, कि यहाँ पर डायरेक्ट वही लिखोगे तुम लोग कि अगर इस ट्रायंगल में ये और ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये जो लाइन एस आर बनी है ये थर्ड वाले साइड ए सी की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एस आर पैरेलल टू ए सी। एंड दूसरा चीज़ ये भी लिखोगे कि एस आर जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ ए सी का। और यही चीज़ अपने को प्रूव करने के लिए बोला गया था ना एस आर, ये फर्स्ट पॉइंट में ही बोला था एस आर को और ए सी के पैरेलल प्रूव करो और एस आर को ए सी का हाफ प्रूव करो, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे लग गया। अब क्या करो कि यहाँ पर ये प्रूफ तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया, इसको तुम ऐसे बक्से में क्लोज भी कर सकते हो ताकि टीचर को अच्छे से देखने को मिले, यानी टीचर को लगे चलो बच्चे ने क्लियरली बनाया है। लेकिन इसको तुम क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, ये जो पार्ट है इसको इक्वेशन 1 ले लो पूरा, ये वाला और ये वाला दोनों को। और हमने इक्वेशन 1 क्यों लिया है, क्योंकि अभी आगे हम लोग को जो चीज़ें प्रूव करनी है ना उसमें इसका जरूरत पड़ेगा। दूसरा चीज़ हमको प्रूव करना है कि जो पी क्यू है ये वाला साइड और ये जो एस आर है ये आपस में इक्वल है, तो वो प्रूव करने के लिए क्या करो तुम लोग कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ना इस ट्रायंगल का यूज़ करो। और इस ट्रायंगल में देखो क्या होगा, सेकेंड पार्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी के अंदर हमारे पास पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। अब मैं मिड पॉइंट को शॉर्टकट में एम पी लिखूंगा ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी बनाना है। तो मिड पॉइंट्स ऑफ पी किसका है, ए बी एंड ए बी, और दूसरा वाला जो हमारे पास क्यू है वो है बी सी का मिड पॉइंट। ठीक है, तो फिर यहाँ पर वही चीज़ होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो पी क्यू है बबुआ ये इस वाले साइड का, यानी कि यहाँ पर भी ऐसी ट्रायंगल बना है, तो ये अगर हमारा लाइन हमने ज्वाइन कर दिया तो ए सी हमारे पास इसके पैरेलल दिख रहा है, तो जो ए सी होगा और जो पी क्यू होगा वो भी आपस में पैरेलल होंगे। यहाँ पर तुम लिख सकते हो इसको कि जो भैया जी पी क्यू है वो पैरेलल है ए सी का, और साथ ही साथ एक चीज़ और लिखेंगे हम यहाँ पर, ये एंड लिखा है मैंने कि जो पी क्यू है वो क्या है, हाफ ऑफ ए सी है। तो यहाँ पर फिर से तुम लोग एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ तो तुम देखना कि इधर भी हमारा हाफ ऑफ ए सी आ रहा है, यहाँ भी हाफ ऑफ ए सी आ रहा है। तो अगर किसी भी इक्वेशन में राइट पार्ट अगर इक्वल है तो लेफ्ट वाला पार्ट भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 से ये समझ में आ रहा है कि अगर राइट पार्ट हमारा इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा, यानी कि जो एस आर होगा वो बराबर होगा पी क्यू के। तो ये इस तरीके से तुम्हारा जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हम लोग को बोला गया था कि यही जो पी क्यू आर एस नाम का एक डब्बा तुमको दिख रहा है ना, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में हम लोग किसी भी जो पेयर होगा साइड के, हम उसको क्या करें, अगर पैरेलल प्रूव कर दें और इक्वल प्रूव कर दें तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। अगर तुम लोग को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों की पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है ना ये सब क्या होते हैं, तो तुम लोग मेरा अंतिम में जरूर ज्वाइन करना। तुम लोग को मैं बता रहा हूँ वर्थ इट है वो, 499 रुपये में साल भर के लिए है बच्चा लोग। 499 रुपये तुम लोग ये पर इन्वेस्ट करोगे, साल भर तुम लोग कभी भी किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हो, सारे नोट्स मिल जाएंगे तुमको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह हमने सब कुछ अपलोड कर दिया वहाँ पर। तो उससे तुम लोगों को क्या होगा कि ये सारी चीज़ें तुम लोग कंफ्यूजन हो रहा है ना क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्योंकि क्लास 8 में अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो सब समझ में नहीं आ रहा होगा, तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम में क्या फर्क होता है। यहाँ पर बच्चा सारी चीज़ डिटेल में समझाऊंगा ना तो वीडियो 1-1, 2-2 घंटा का बनने लगेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये डायरेक्टली लिख दूंगा कि भैया हमने ये देखा थर्ड वाले पॉइंट में कि वी हैव इन क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल, इसका स्पेलिंग है बहुत खतरनाक है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जो पी क्यू आर क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर हमारे पास जो पी क्यू है वो क्या है, वो पैरेलल है एस आर के। अब बोलोगे सर ये कहाँ से पैरेलल हो गया, तो तुम लोग देख सकते हो कि जो ए सी था वो भी एस आर के पैरेलल था और जो ए सी था वो पी क्यू को भी पैरेलल था। तो जैसे इक्वल वाले में रूल होता है ना कि राइट वाला अगर इक्वल है तो लेफ्ट इक्वल होगा, उसी तरीके से पैरेलल वाले में भी होता है कि अगर पी क्यू ए सी के पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल है, इसका मतलब कि एस आर और पी क्यू भी पैरेलल होगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, यहाँ पर हमारे पास पी क्यू और एस आर पैरेलल है एंड हमारे पास पी क्यू जो है वो इक्वल है एस आर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, देखो क्वाड लिखना और फिर उसका नाम लिख देना, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। ये क्या हमारे पास एक पैरेललोग्राम है।
ठीक है बच्चा लोग। तो इस तरीके से तुम लोग को बनाना रहता है, राइटिंग मत जाना, मैं तुम लोगों को जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो जल्दी से कमेंट करके बताना। खास करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं ज़्यादातर एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पर मैं बच्चों के कमेंट्स देखते रहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे 8.2 का पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलो जो आगे के क्वेश्चन है ना उन्हें भी फटाफट बनाते हैं। अब तुम लोग मिड पॉइंट थ्योरम तो आराम से समझ ही गया होगा कि क्या होता है। मिड पॉइंट अगर यहाँ समझ गए तो आगे क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे तुमको। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि ABCD एक रोम्बस है, PQRS जो है ना वो सभी मिड पॉइंट हैं, AB का, BC का, CD का और AD या DA जो कह लो। तो जो हमारे पास रोम्बस है उसके हमको जो चारों साइड्स होते हैं ना उनके मिड पॉइंट का नाम दे दिया गया है। हमको ये शो करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा PQRS को मिला करके वो एक रेक्टेंगल होगा। तो एक क्वेश्चन भी आता है, तुमको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन भी आता है, और ये सब मैंने अंतिम बैच में करा रखा है कि किसी भी रोम्बस के जो मिड पॉइंट हैं उसको मिलाने से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होता है। तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम रेक्टेंगल होता है। एक नंबर का क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखो एनसीईआरटी में नहीं दी रहती है, तो मैं क्या करता हूँ कि पूरा पेपर एनालिसिस कर लेता हूँ पहले, और उसके बाद बच्चों को पढ़ाता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो आप लोग उसको इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अंतिम में जरूर देख लेना। चलो मैं सेकंड क्वेश्चन जो है फिलहाल उसे बना सिखा देता हूँ उनको। तो सबसे पहले तुम लोग इसका डायग्राम समझ लो, क्योंकि सबसे पहले अगर डायग्राम क्लियर रहेगा ना तो तुम लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेगा। डायग्राम में हमने तो क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि ABCD नाम का एक रोम्बस रहना चाहिए, उसके मिड पॉइंट होने चाहिए, साइड AB में मिड पॉइंट P होना चाहिए, BC में R होना चाहिए, सॉरी यार BC में Q था तो मैंने PQ ऐसे कर दिया, गलती कर दिया, ये मेरे यहाँ पर Q होगा, क्वेश्चन में ही बोला था ना, हाँ PQRS ऐसे लाइन से बोला था, तो यहाँ पर Q होगा, फिर R यहाँ पर होगा हमारे पास, और ये जो होगा हमारे पास S होगा, PQRS, हाँ ऐसे होगा। तो इस तरीके से हमारे पास दे दिया डायग्राम। अब हम लोग को बोल रहा है कि जो आपके पास अंदर में क्वाड्रिलेटरल बनेगा इस PQRS को मिला करके आपको क्या करना है, उसको ही एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले उसे एक पैरेललोग्राम प्रूव करो कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं। जब वो एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाए तो उसका कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री प्रूव कर दो। तो किसी भी पैरेललोग्राम में जब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो हमारा एक रेक्टेंगल ही होता है। अब ये सब कैसे करने वाले हैं, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा ना, ये पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करते हैं। उसके लिए हम ट्रायंगल्स बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस रोम्बस का डायगोनल बना देंगे। यहाँ पर मैं इससे B से D को मिला दूंगा, यानी कि डायगोनल BD मैंने बना दिया, और A से मैं C को मिला दूंगा, तो डायगोनल मैंने AC बना दिया। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मैं डायगोनल बनाया है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का भी हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है, तो इस पॉइंट का नाम मैं O रख देता हूँ। ज़्यादातर सेंटर पॉइंट को ही बोला जाता है, तो मैं भी यहाँ पर O रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो लिखूँगा कि वी हैव AC एंड BD आर डायगनल्स। बाकी चीज़ें तो क्वेश्चन में दे दी गई थी, लेकिन अब मैंने जो नया चीज़ लिखा है, नया चीज़ जो मैंने ड्रॉ किया है वो बताना पड़ेगा टीचर को कि AC और BD जो है वो डायगनल्स हैं, है ना, विच आर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक, अब ये सब मैंने जो भी लिखा है ना बहुत आगे चल करके काम आएगा, तुम लोग भी एग्जाम में इसको जरूर लिख लेना। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम लोग को इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो कोई भी दो ट्रायंगल ले लो। जैसे कि मान लो ऊपर से इस ट्रायंगल को ABD को ले लेता हूँ, तो इन ट्रायंगल ABD के अंदर हमारे पास यहाँ पर P और S जो है वो मिड पॉइंट है AB का और AD का, तो ये लिख देता हूँ मैं P एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड ED। इसलिए हमारे पास बाई मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये साइड होगा PS होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा हमारे BD के। PS इज पैरेलल टू BD एंड PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ठीक है, ये हम लोग ले लिए इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा चीज़ हम लोग लेंगे, ये ट्रायंगल मान लो नीचे से जिसका नाम BCD है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा इन ट्रायंगल BCD, और यहाँ पर भी मैं देखो पूरा चीज़ डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, सिमिलरली करके लिख देता हूँ। सिमिलरली तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो कि जब बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं ना तो उसमें बार बार सेम चीज़ों को लिखना सही नहीं होता, मुनासिब नहीं होता, तो तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो। पर टीचर जरूर पूछ लेना, लेकिन मैं तुम्हें बच्चों को बोल देता हूँ कि ठीक है भैया तुमने अगर यहाँ बनाया है इस तुम लोग इसको भी सेम चीज़ लिखने का क्या जरूरत है, तुम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बता दो कि हमारा जो BCD ट्रायंगल है उसमें ये जो QR होगा वो भी BD का पैरेलल होगा और हाफ होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग QR इज पैरेलल टू BD एंड ऑल्सो QR इज हाफ टू BD। तो इस वजह से इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया हमने, तो हमने यहाँ पे फिर वही चीज़ लिखेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास जो PQRS है, PQRS इज अ
पैरेललोग्राम, शॉर्टकट में पैरेललोग्राम को ऐसे लिख दो, खत्म खेल। बस इतना ही करना है। बस इक्वेशन 1 से और 2 से हमको ये क्लियर हो गया कि जो क्वाड्रिलेटरल हमारा PQRS था वो एक पैरेललोग्राम है, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम लोग को समझा दिया कि वो पैरेललोग्राम कैसे होता है। अब इस पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल हम लोग को 90 डिग्री करना है ना, कैसे करेंगे वो समझो। बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, ऐसा आसान तरीका तुम लोग को पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा आज तक के इतिहास में। उसके लिए हम लोग करने क्या वाले हैं, तो हम लोग कोई भी एक छोटा सा यहाँ पर से जो रेक्टेंगल बने हुए हैं ना, ये छोटे छोटे रेक्टेंगल बने हुए, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये जो मेरे पास यहाँ पर रेक्टेंगल है, मैं इस रेक्टेंगल का यूज़ कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास है ना, ये वाला रेक्टेंगल, इसका यूज़ करता हूँ। लेकिन इसमें हमारे पास नाम सभी का नहीं है, यहाँ पर P है, यहाँ पर O है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का कोई नाम नहीं है, तो इसका मैं नाम रख देता हूँ P। उसके बाद मैं और क्या ले सकता हूँ, QRS तो हो चुका है ना, M और N कर देता हूँ, PMON। हाँ, PMON, ठीक है, ये O हो गया, ये N हो जाएगा हमारा पॉइंट। तो अब मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल नाउ। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में आ रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल, जो हमारे पास एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जिसका नाम हम लोग रखा है अभी, क्या रखा नाम, तो PM और ON हमने नाम रखा हुआ है, और डायग्राम में वो दिख भी रहा है टीचर को। अब इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें हमारे पास जो PM, ये वाली जो लाइन है बेटा, वो इस ON के क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल है सर जी, क्योंकि हमने PS को और BD को पैरेलल प्रूव कर चुका है। तो PM और जो ON है वो इन्हीं दोनों के तो पार्ट्स हैं, अंदर के पार्ट्स हैं। तो भैया अगर कंप्लीट वाला पैरेलल है तो उसके जो पार्ट्स होंगे तो वही तो पैरेलल होंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे कि जो भैया मेरा PM है वो पैरेलल है ON के। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो हमने अभी यहाँ पर प्रूव कर रखा है पहले से, क्योंकि हमने प्रूव किया था कि जो PS है वो पैरेलल है BD का, इसीलिए ये हमारे पास पैरेलल हो गया। उसी तरीके से जो दूसरा वाला साइड है उसको भी ले लो तुम लोग, कि हमारे पास सर जी यहाँ पर सिमिलरली जो हमारे पास ये वाला साइड हमने कर लिया, तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं कि जो हमारा PN है और ये जो MO है ये भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। और यहाँ पर पैरेलल अगर होगा तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि सिमिलरली, उसी तरीके सिमिलर का कर लिख रहा हूँ यार मैं, सिमिलरली हमारे पास जो ये वाला साइड है PN है वो क्या है, MO का पैरेलल होगा। PN इज पैरेलल टू MO। और इसका रीज़न भी बता देना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग इधर से ये ट्रायंगल्स का यूज़ करें ना, ABC ट्रायंगल का यूज़ करें और इधर से ADC ट्रायंगल का यूज़ करें, तो हमारे पास ये जो PQ होगा और ये जो हमारे पास AC होगा ये भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये सब मिड पॉइंट दिया ही हुआ है। हमने भले सॉल्व नहीं किया, ABC ट्रायंगल का यूज़ हमने भले नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ये मिड पॉइंट है, इसलिए हम डायरेक्ट सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि जो PN होगा और ये जो MO होगा वो भी पैरेलल होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा कि इसका रीज़न ये होगा सर जी, क्योंकि हमारे पास जो PQ है बड़ी वाली लाइन वो पैरेलल होगी AC के, इसीलिए ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो PMON है, PMON इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ से खेला शुरू करते हैं। देखो, किसी भी पैरेललोग्राम में एक खासियत क्या होती है कि कोई भी पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है ना वो आपस में इक्वल होता है। जैसे कि ये वाला जो हमारा एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। और इसका ही मेरे को जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि एक जो रोम्बस होता है, देखो ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में यूज़ कर रहा हूँ और ये सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने अपने अंतिम में पढ़ा रखा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। बच्चे लोग इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर्टीज याद नहीं होती है। किसी भी रोम्बस में जो डायगनल्स होता है बेटा ना, वो क्या करता है कि उस रोम्बस के डायगनल यानी जब आपस में इंटरसेक्ट होंगे तो वहाँ पर 90 डिग्री का ही एंगल बनाते हैं। ये रोम्बस का रूल है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हमने पॉइंट O लिया हुआ था, जो मैंने शुरू में लिखा था, मैं बोल रहा था बार बार ना कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मेरा 90 डिग्री का ही पॉइंट होगा। और अगर ये 90 का है तो ये 90 का हो गया। इसका मतलब कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम में है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, वो देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो इसीलिए हमारे पास जो एंगल क्या नाम है उसका, P वाले एंगल का नाम क्या रख सकता हूँ मैं, MPN रख सकता हूँ। वो होगा इक्वल हमारे एंगल MON के, है ना। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और उसी तरीके से हमारे पास जो MPN है, ये वाला अगर मैं एंगल को देखूँ और ये एंगल को देखूँ तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भैया जी हमारे पास जो MON है ऑल्सो जो हमारा एंगल MON है वो क्या है, वो 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और इसका रीज़न भी बता देना कि जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट
90 डिग्री। इसी वजह से ये जो एंगल हो 90 डिग्री का हो गया, एंड इसलिए हमारे पास जो एंगल MPN होगा जिसका अपने को जरूरत है 90 डिग्री का, वो भी हमारा 90 डिग्री का होगा। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है इसको 90 डिग्री प्रूव करने का। उसके अलावा भी एक डिटेल वाला मेथड है जो कि मैंने कई बार बच्चों को पहले भी सिखा रखा है, लेकिन वो मेथड बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाता है। तो तुम लोग थोड़ा सा शॉर्ट मेथड यूज़ करना शुरू करो, क्योंकि तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो, आने वाले जनरेशन जो है बहुत स्मार्ट होने वाला है, तो तुम लोग ये वाला मेथड यूज़ करना। बाकी डिटेल वाला जो और मेथड है अगर बोलोगे कमेंट करो तो भी सिखा दूंगा, लेकिन ये मेथड यूज़ करो, तुम्हारे टीचर भी खुश हो जाएंगे, तुम भी खुश हो जाओगे। तो हमारा MPN हमारा होगा 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि इन पैरेललोग्राम, जो हमारा पैरेललोग्राम है PQRS, इसको हमने पैरेललोग्राम पहले प्रूव कर रखा है, PQRS को वन एंगल इज 90 डिग्री, सो PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये क्या होगा, हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। बस खेल खत्म इस क्वेश्चन का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया होगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग उसे समझते हैं। देखो मैं भले बहुत स्लो समझा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन जब तुम लोग खुद से बनाओगे ना एक दो बार प्रैक्टिस करके, तो तुम लोग को इतना ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तुमको मैक्सिमम 3 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 3.5 या 4 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ बार बार ना, इस वजह से तुम लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर बहुत लेंदी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तुम लोग देख ही सकते हो कि सॉल्यूशन कितना छोटा है इसका, कितना ईजी तरीके से मैंने इसको कंप्लीट किया है। चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। सो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में एक और क्वेश्चन आता है कि अगर कभी भी हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अगर मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और हम लोग रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को अगर मिला करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो वो एक रोम्बस बनता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, रोम्बस बनेगा या कोई और चीज़ बनेगा, तो वहाँ पर रोम्बस मार्क करके आना। और यहाँ पर वही चीज़ है, इस क्वेश्चन को उल्टा करके दे दिया है कि अगर हमारे पास ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें PQRS मिड पॉइंट है, उसके साइड्स ABBCDA के, तो बताइए कि जो क्वाड्रिलेटरल PQRS बनेगा वो एक रोम्बस बनेगा। जैसे रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल बनता है वैसे रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस बनता है। और ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में आते हैं, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करें वो बता देता हूँ। तो इसके लिए भी देखो सेम चीज़ें करना है, बस मैं आपको समझा देता हूँ कि कभी भी रोम्बस अगर प्रूव करना हो ना, तो उसके लिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल को सबसे पहले एक पैरेललोग्राम प्रूव करो। जब पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए तो रोम्बस की क्या खासियत होती है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, अगर वो पैरेललोग्राम है और चारों साइड इक्वल हैं तो वो एक रोम्बस कहलाएगा। तो हम लोग ने पहले देखो, अगर अपने को इसको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बार बार तुम लोग मैं सिखा चुका हूँ कि पहले एक ट्रायंगल बना दो ऐसे डायगोनल बना करके, फिर वही चीज़ है कि ABC ये ट्रायंगल का यूज़ करो, ADC ये वाले ट्रायंगल का यूज़ करो, तो उससे तुम्हारे पास ये और ये पैरेलल है ना, पैरेलल हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा, तो फिर ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। जो नोट्स देखते हैं बच्चे ना, उनको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि जैसे क्वेश्चन 1 और 2 में सर ने पैरेललोग्राम प्रूव करना सिखाया था, वैसे ही पहले अपन इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, अब अपने को इसके साइड्स को आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो उसका एकदम बहुत ही आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, तुम लोग कोई भी ट्रायंगल को पकड़ दो जिसमें आपके ये साइड्स आ रहे हो, ये जो साइड दिया हुआ है ना हमारे पास, देखो अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका ये तो मतलब हो गया कि अपोजिट साइड्स दो होंगे वो इक्वल और पैरेलल होंगे। जैसे हमारे पास SR और PQ को हमने ट्रायंगल का यूज करके इक्वल और पैरेलल प्रूव किया तो पैरेललोग्राम लिख दिया, वैसे इधर से SP और जो RQ होगा वो भी आपस में इक्वल और पैरेलल होगा, ये पता है। लेकिन चारों आपस में इक्वल होंगे, ये कैसे करेंगे, तो तुम ट्रायंगल्स को पकड़ो। जैसे कि मान लो कि मैं ये ट्रायंगल पकड़ लेता हूँ, एक ये वाला ट्रायंगल, और इधर से मैं ये वाला ट्रायंगल पकड़ लेता हूँ। इससे फायदा क्या होगा कि मेरे अगल बगल के ये वाला साइड जो है और ये जो साइड है इस अंदर वाले रोम्बस का, जिसको अपने को रोम्बस प्रूव करना है ना, इसके साइड्स हमको मिल जाएंगे ये और ये साइड। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल, हमारे पास जो ट्रायंगल APS बन रहा है, APS, एंड जो दूसरा ट्रायंगल है, अगर मैंने इसका APS नाम रखा तो इधर से BPQ रखना पड़ेगा, एंड ट्रायंगल BP एंड Q। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो मेरा जो AP है और जो मेरा BP है भैया बराबर है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा AP इज इक्वल टू BP। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि P हमारा मिड पॉइंट था, P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट था, इसीलिए ऐसा हुआ। उसके अलावा हमारे पास इस वाले ट्रायंगल का ये जो हमारे पास साइड है और इधर वाले का ये जो साइड है ये भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, नहीं इसको पहले बराबर ले लूँ। यहाँ पर अगर इसको मैं बराबर लेता हूँ, एक सेकेंड ना, अगर मैं ES को बराबर ले लेता हूँ BQ का, तो ये कैसे, मैं इस बच्चों को कैसे समझा सकता हूँ कि बराबर है, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो पार्ट था ये रेक्टेंगल है और ये पार्ट बराबर है, हाँ, तो उसका जो आधा होगा वो भी बराबर होगा। ये ऐसे प्रूव कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको कि भैया जी जो मेरा AS है
वो क्या होगा, बराबर होगा इसके बी क्यू के। अब ये क्यों बराबर होगा वो समझ लो जल्दी से, क्योंकि हमारे पास ए डी और बी सी बराबर थे। ए डी क्या था, बराबर था बी सी का। क्यों बराबर था, क्योंकि हमको बोला गया था रेक्टेंगल है, क्वेश्चन में गिवन था कि ए डी बी सी बराबर होंगे, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। ए डी और बी सी बराबर था एंड हमारे पास एस और जो हमारे पास क्यू है वो क्या है, मिड पॉइंट है। वो क्या है, आर मिड पॉइंट्स है ना। मिड पॉइंट किसके मिड पॉइंट, तो इसका और इसी का मिड पॉइंट है। तो बस यहीं पर मिड पॉइंट लिखो और उसके बाद लिखो कि अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए डी हो जाएगा। ए डी का आधा ए एस होगा और इसी तरीके से बी सी का आधा बी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाफ ऑफ ए डी होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी के, और हाफ ऑफ ए डी का मतलब क्या हुआ, ए एस, और हाफ ऑफ बी सी का मतलब क्या हुआ, बी क्यू, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस रीजन की वजह से ये दोनों पार्ट्स आपस में बराबर हो गए। अब हम लोग और क्या ले सकते हैं ताकि हमारे पास क्या हो जाए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर एंगल ले सकते हैं। किसी भी रेक्टेंगल में जो एंगल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री के बनते हैं कॉर्नर में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो एंगल नंबर ए है वो बराबर है एंगल नंबर बी का, और इसका रीज़न क्या हुआ कि हमारे पास एंगल, ये जो एंगल्स हैं वो रेक्टेंगल के हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल एंगल्स, शॉर्टकट में ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। इसीलिए हमारे पास ये जो नोड है ना 90 हो गया, फिर ईच 90 डिग्री भी दोनों शॉर्टकट में लिख सकते हो यहाँ पर। तो अब हमारे पास कौन से रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, मैं लिख देता हूँ पहले तो कि जो ट्रायंगल हमारे पास ए पी एस है वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल बी पी क्यू के। चलो तो कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से हो रहा है, तो सर जी हमने ये साइड लिया, फिर बीच वाला एंगल लिया और फिर साइड लिया, तो साइड एंगल साइड वाले रूल से हो रहा है, जिसको हम लोग एस ए एस बोलते हैं। तो एस ए एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब कि इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, यानी कि इधर से हमारे पास पी एस और इधर से हमारे पास जो पी क्यू होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग, पी एस जो है वो पी क्यू के बराबर है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, बट वी नो दैट, है ना, बट वी नो, हमको ये पता था कि जो भैया पी एस है, ये जो पी एस है ये बराबर है क्यू आर के, क्योंकि पहले से अपने को ये पैरेललोग्राम प्रूव कर रखा है हमने। तो पी एस बराबर टू हमारे पास क्यू आर, और उसी तरीके से जो हमारे पास ये पी क्यू है वो किसके बराबर है, तो पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर था। तो पी क्यू बराबर टू एस आर, है ना, ये सब हम लोग को पहले से पता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रीजन लिख भी सकते हैं कि जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम था, इस वजह से इसके अपोजिट साइड को हमने इक्वल लिखा है। तो अगर पी एस क्यू आर के बराबर है और पी क्यू एस आर के बराबर है और पी एस पी क्यू आपस में बराबर पहले से हैं, तो भैया फॉर एग्जांपल के लिए मान लो थोड़ी देर के लिए ये 5 सेंटीमीटर का था तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, तो ये 5 है तो ये भी 5 का होगा। पी एस यहाँ भी तो मैंने लिखा है तो ये भी 5 का हो गया, और उसी तरीके से इधर भी हमारे पास पी क्यू जो है अगर वो 5 का है तो एस आर भी 5 का होगा, तो सभी 5 सेंटीमीटर के हो गए। तो इसलिए हमारे पास, है ना, इन पैरेललोग्राम, ये जो पैरेललोग्राम हमारे पास बना हुआ है पी क्यू आर एस, हमारे पास जो पी एस है वो बराबर हो गया हमारे क्यू आर के, फिर वो बराबर हो गया हमारे पास एस आर के, और फिर वो बराबर हो गया कौन बच गया, पी क्यू बच गया। तो पी क्यू, तो सबको बस बराबर लिख देना है, किसी को भी सीक्वेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, बस चारों को आपस में बराबर कर दो। तो ये जो पैरेललोग्राम था इसमें चारों साइड बराबर हैं, हैंस हमारा जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा, तो इज अ रोम्बस। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कोनो दिक्कत हो तो तुम लोग कमेंट करके टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को एकदम बेसिक से एकदम डिटेल में समझाने की। चलो जो फोर्थ क्वेश्चन बच्चों वो बनाते हैं, और उससे पहले जल्दी से अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, क्योंकि देखो मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ तुम लोग पढ़ाने के लिए। तुम लोग लाइक करोगे ना तो और बच्चों तक भी मेरी ये वीडियो पहुँचेगी। साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना यार, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि जो बच्चों लोग मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं, तो फिर मैं जल्दी जल्दी और भी वीडियोस बनाऊंगा, इसके वन शॉट वगैरह भी बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब में। ठीक है, चलो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो उधर बना जाए। तो देखो फोर्थ वाले में क्या बोला जा रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, जब आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है, जिसमें AB पैरेलल है DC के, ये वाला साइड और ये साइड पैरेलल है। ट्रेपीजियम में जानते हो 2 पैरेलल साइड्स होते हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि BD नाम का एक डायगोनल है हमारे पास, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, यानी कि जो हमारे पास AD जो साइड था उसका बीचों बीच का पॉइंट E है। बहुत अच्छी बात है। अब बोला जा रहा है कि लाइन इज ड्रॉ थ्रू E पैरेलल टू AB, यानी कि E से एक लाइन बनाया जा रहा है इस तरीके से जो कि AB के पैरेलल है, और वो क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले साइड BC को, कहां पर, तो F पॉइंट जो है ना यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो शो कीजिए कि जो F होगा वो भी मिड पॉइंट होगा इस वाले BC साइड का। कैसे शो करना, बहुत ईजी हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कॉपी में समझते हैं जल्दी से।
तो देखो यहाँ पर अगर अपने को f को मिड पॉइंट प्रूव करना है ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। वो क्या होता है चलो वो भी समझा देता हूँ, क्योंकि पिछले वाले हमने क्वेश्चंस में ये समझा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। तो थोड़ा सा कन्वर्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। कभी भी आपके पास किसी ट्रायंगल में अगर ये चीज़ दिया हो कि आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें आपका ये वाला जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, और साथ ही साथ ये जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये वाला पॉइंट होगा ना, ये भी हमारा मिड पॉइंट ही होगा। इसको ही बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहले क्या था कि हमको दोनों मिड पॉइंट दिए रहते थे, तो हम वहाँ से नियम ये बनाते थे कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे और ये इसका आधा होगा। ये होता था मिड पॉइंट थ्योरम। और कन्वर्स में क्या कहा जाता है कि अगर हमारे पास ये पॉइंट, बस एक ठो पॉइंट को बोला गया कि वो मिड पॉइंट है, दूसरे वाले को नहीं बोला गया है, लेकिन ये बता दिया है कि ये मिड पॉइंट है इस वाले साइड का, और ये जो लाइन बनी है वो इसके पैरेलल है, तो फिर यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है कि ये भी जो होगा वो हमारा मिड पॉइंट होगा। इसको ही बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब करना क्या है वो समझो। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर ये जो जिस पॉइंट पे कट हो रहा है ना, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो। जैसे ए बी सी डी ई एफ हो चुका है, जी नाम रख सकते हो, ओ नाम रख सकते हो। ज़्यादातर मैं सेंटर में ओ नाम देता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी फिलहाल ओ नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर इस ट्रायंगल का यूज़ करें, ये जो हमारा ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी और डी है। अच्छा, ये चीज़ मैंने जो लिखा है वो भी समझा देता हूँ। सबसे पहले हमको बोला गया था कि ए बी और डी सी पैरेलल हैं, ट्रेपीजियम के ये दोनों पैरेलल साइड क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। और साथ ही साथ ये भी बोला था कि जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था, ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला इसके भी पैरेलल होगा। तो वही हमने लिखा है कि भाई जो डी सी और ई एफ है ना, ये और ये भी आपस में पैरेलल होंगे। इसका काम आगे पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। ए डी बी इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो बताया क्या गया है कि जो मेरा ई एफ है वो पैरेलल है ए बी का। इसका मतलब कि जो ई ओ होगा, या कह लो ई एफ का जो पार्ट है वो भी इसका पैरेलल ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो ई है वो मिड पॉइंट है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ई डी, ठीक है। ई डी का मिड पॉइंट है। एंड साथ ही साथ हमको ये पता है कि जो ई ओ है वो क्या है, पैरेलल है ए बी का। ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। तो यहाँ पर तुम लिखोगे फ्रॉम या फिर बाई मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, एम पी लिख देता हूँ शॉर्टकट में, और थ्योरम को टी एच लिख देता हूँ। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये होगा कि जो ओ है ना वो मिड पॉइंट हो जाएगा हमारे बी डी का। तो यहाँ पर लिख देते हो अपन कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। एक चीज़ अभी हुआ यहाँ पर, अभी इसका अपन को जरूरत पड़ने वाला है। हमने भी क्या किया कि जो ये पॉइंट ओ था इसको मिड पॉइंट किया। अब आप ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इधर से, ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम बी सी डी रख सकते हो, इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी के अंदर क्या है भैया, तो जो ओ है ओ इज क्या है भैया, तो वो मिड पॉइंट है। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जो भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। और साथ ही साथ जो हमारे पास ओ एफ है वो क्या होगा, डी सी के पैरेलल होगा, क्योंकि जो ई एफ है, ये देखो हमने यहाँ पहले लिख दिया है कि ई एफ और डी सी पैरेलल है। ये वाला पूरा पैरेलल है। तो इसका जो पार्ट है, ये कंप्लीट लाइन अगर पैरेलल होता है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो भी पैरेलल होते हैं। तो जो ओ एफ होगा हमारे पास, ओ एफ वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा हमारे डीसी का। तो ये दोनों चीज़ें हमको फिर से मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये भी जो होगा इस वाले साइड का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स हमको ये पता चल जाता है कि जो एफ है वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर समझाया गया था, जो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, मजेदार क्वेश्चन हैं, उन्हें भी बना लेते हैं। सो फिफ्थ वाले में बोला जा रहा है कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यहाँ पर आप देख सकते हो एक पैरेललोग्राम बना हुआ है जिसका नाम ए बी एंड सी और डी दिया हुआ है। इसमें ई और एफ जो है ना वो क्या है, तो आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। ये जो ई है वो ए बी का मिड पॉइंट है और एफ जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है। बहुत अच्छी बात है, आप फिगर में देख सकते हो। सो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, तो आपको ये शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट ए एफ बना हुआ है एंड ई सी बना हुआ है, ये देखो ई एफ और जो ई सी बना हुआ है ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल बी डी को। यहाँ पर आप जो ये डायगोनल देख रहे हो ना बी डी, इसको ये 3 बराबर बराबर पार्ट में मिल करके डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि ये वाली जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये इस डायगोनल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरी लाइन थी उसको 3 बराबर पार्ट में, 3 बराबर पार्ट कौन से, एक तो डी से पी तक ये पहला पार्ट, फिर P से Q तक ये दूसरा पार्ट, और फिर Q से B तक तीसरा पार्ट। ये 3 बराबर बराबर पार्ट्स हमको यहाँ पर प्रूव करने कि ये तीनों जो पार्ट्स हैं वो आपस में बराबर हैं। लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्चुअल में बहुत आसान क्वेश्चन है और कॉपी में समझते हैं। भले थोड़ा सा लेंदी बनता है लेकिन बहुत ईजी बनता है।
देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पहला जो स्टेप आप करने वाले हो वो ये करने वाले हो कि यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ना डब्बा, ये वाला डब्बा जो हमारे मिड पॉइंट से बना हुआ है, इस डब्बे को आप अभी यहाँ पर एक पैरेललोग्राम प्रूव करोगे। सबसे पहला काम ये रहेगा, जब आप इसको पैरेललोग्राम प्रूव करोगे तब जाकर के आगे हमारे पास ये जो है ना 3 बराबर बराबर पार्ट हमको मिलेंगे। तो अब अपने को इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करना है, तो बहुत ही आसान है। अगर हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB और CD पैरेलल होगा। AB क्या होगा, पैरेलल होगा CD के। और अगर AB और CD पैरेलल है तो इसलिए AB का जो पार्ट AE होगा और CD का जो पार्ट हमारे पास CF है वो भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम उसको भी लिख लेते हैं। अचानक से कॉल आ गया था तो मेरा उधर ध्यान चल गया था। तो मैं क्या बता रहा था कि ये दोनों हमारे पास पैरेलल हैं, तो इसलिए हमारे पास जो AE होगा वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा हमारे FC के, ठीक है, क्योंकि उसका ही पार्ट है ना। इसका और ये जो पैरेलल लाइन थे उसके जो पार्ट्स होंगे वो भी आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं लिखने का। बाकी मैं बता देता हूँ, लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। पैरेलल साइड्स के जो पार्ट्स होते हैं वो है ना, या फिर पैरेलल लाइंस के जो पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये पता चल गया कि ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। उसके अलावा अगर मैं इसको और इसको आपस में इक्वल प्रूफ कर दूँ तो फिर ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कम से कम 1 पेयर जो है आपस में पैरेलल होते हैं और आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इनको मैं आपस में इक्वल कैसे करूँगा वो देखो। नाउ अब हम लोगों को ये भी पता है कि हमारा जो AB है वो CD के इक्वल है। AB जो था वो इक्वल था CD का, क्योंकि यह पहले से दिया हुआ पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो AB का अगर मैं आधा कर दूँ और CD का भी आधा कर दूँ तो वो भी इक्वल होगा, क्योंकि अगर दोनों साइड हम लोग हाफ करते हैं, अगर किसी भी कोई भी अगर होल पार्ट है और उसका आधा कर दो तो वो दोनों भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर दोनों साइड 10 है, मान लो ये भी 10 और ये भी 10 है, तभी तो बीच में इक्वल की साइन लगी हुई है। तो 10 का आधा करोगे तो 5 आएगा, इसका भी 10 का आधा करोगे तो 5 आएगा, यानी कि दोनों के जो आधा होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। 5 = 5 ही होता है, इसीलिए हाफ ऑफ AB = हाफ ऑफ CD लिख सकते हो। ऐसे बता दिया। अब क्या करना है आपको यहाँ पर कि भैया ये देखो कि AB का हाफ क्या है, तो AB का हाफ 2 है, एक तो AE है और दूसरा BE है। तो हम लोगों को BE से लेना देना नहीं है। अच्छा ये हाफ क्यों है, क्योंकि E जो है वो पहले से ही मिड पॉइंट अपने को बता दिया था, क्वेश्चन में ही बता दिया था कि ये मिड पॉइंट है। तो इसी वजह से AB और EB जो है वो AE और EB जो है वो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, जो कि आधा है इस वाले कंप्लीट AB का, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का यूज़ करेंगे, AE का यूज़ करेंगे। हाफ ऑफ AB के बदले में मैं लिख दूंगा AE, और उसी तरीके से हाफ ऑफ CD में हम लोग क्या करेंगे, ये जो CF वाला पार्ट है उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा A = CF। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 चीज़ें निकल गई, एक ये निकल गया और एक A निकल गया। तो अब यहाँ से हम लोग को क्लियर हो गया कि ये फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में ही कि सो क्वाड्रिलेटरल, जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है जिसका नाम AEC और F है, ठीक है। कौन सा, यही हो रहा पतलू सा जो बीच में हमारे पास है। तो AECF क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम, और उसका रीज़न हमने यहाँ पर बता दिया, 2 बक्सों में बंद कर दिया, वही उसका रीज़न है, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या है सर, इससे फ़ायदा ये है कि अब आपको अगर ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल मिल गया तो किसी पैरेललोग्राम जब बनाते हो तो इसके जो दोनों साइड्स होते हैं ना, ये और ये भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर ये और ये पैरेलल है तो ये पार्ट और ये पार्ट भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ, अरे यार बहुत कॉल आ रहा है, रुको एक सेकंड। अरे यार बच्चों बहुत मजा आ गया। अभी मैंने क्या किया जल्दी से बताता हूँ, तुम लोग का माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद पढ़ते रहना। मैंने क्या किया ना, मैंने एक भी रील देखा था रिसेंटली जिसमें बताया गया था कि अगर कोई भी स्पैम कॉलर बार बार परेशान करे ना तो उसको हम लोग परेशान कैसे कर सकते हैं। मोबाइल को पकड़ो, मोबाइल को रख दो, उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखो कोई भी स्टील का, और फिर उसमें टन 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 चम्मच से बजाना शुरू करो। स्पैमर के कान जो है ना उसकी बैंड बज जाएगी, उसका आवाज़ इतना भयंकर आएगा ना कि बैंड बज जाएगा। और मैंने भी वही किया। मेरे को कल से 3-4 बार मेरे को कॉल आ चुका है, मैं मना कर रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर मुझे बार बार कॉल करते हैं। आज मैंने वही काम किया, मस्त मोबाइल को रखा ऐसे, कॉल उठा करके और जा करके उसके ऊपर मैंने एक बर्तन रखा, उसके ढन ठन ठन इतना बजाया है ना कि सामने वालों का तो बैंड बज गया होगा। तो चलो तुम लोग का मूड फ्रेश हो गया सुन करके ना। अब मैं तुम लोग का और मूड फ्रेश करा देता हूँ उसको कंप्लीट करके। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। तो मैं तुम लोग ये बता रहा था कि हमारे पास जो EC है और जो AF है वो भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इसलिए हमारे पास जो AF है वो पैरेलल होगा EC का, और इसका ही अपने को जरूरत है। ये चीज़ हमने जो यहाँ पर पैरेलल लिखा है ना, सेम बस इसी से हम लोग पूरा काम इसी से हो जाएगा। अब तुम पकड़ो ट्रायंगल्स को। कौन कौन से ट्रायंगल को पकड़ोगे, तो सबसे पहले देखो ये ट्रायंगल को पकड़ो। ऐसे ट्रायंगल पकड़ने हैं जिसमें हमारे पास ये P वाला पॉइंट और ये Q वाला पॉइंट आ जाना चाहिए, और इधर साथ में हमारे पास ये जो F है वो भी आना चाहिए, क्योंकि हमसे पहले बताया गया था कि F जो है वो मिड पॉइंट है। तो मैं ये वाला ट्रायंगल पकड़ूंगा, ध्यान से देखना ना, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ D से लेकर के C तक, C से लेकर के Q तक, और फिर ये D से लेकर के Q तक। ये जो ट्रायंगल है मैं इसका यूज़ करूंगा। अभी तुम लोग समझ में आएगा क्यों यूज़ कर रहा हूँ। मैं लिख लेता हूँ पहले, इन ट्रायंगल CDQ। अब CDQ के अंदर क्या है, जो F है वो मिड पॉइंट पहले से दिया हुआ है, F इज
मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये तुम लोगों को पता ही है कि यहाँ पर जो एफ भैया वो इस सी डी का मिड पॉइंट है। साथ ही साथ ये जो मेरा पी एफ है, ये वाली जो मेरी लाइन पी एफ बनी हुई है, ये क्यू सी के क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल है सर? क्योंकि अभी हमने इस ए एफ को और इस ई सी को पैरेलल प्रूव किया। ये वाला पॉइंट में देखो ए एफ और ई सी को पैरेलल किया ना, तो भैया ए एफ का ही पार्ट है पी सी, सॉरी पी एफ, और इस ई सी का पार्ट है क्यू सी, तो इसीलिए मेरा पी एफ और क्यू सी भी आपस में पैरेलल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ऑल्सो हमारे पास जो पी एफ है वो पैरेलल है क्यू सी का, इसलिए यहाँ पर हम लोग फिर से लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, सॉरी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास जो ये पी पॉइंट है ये भी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, डी क्यू का मिड पॉइंट है। यहाँ पे लिखते हैं अपन पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, और अगर ये मिड पॉइंट है, ये P अगर डी क्यू का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब कि D से P तक और Q से P तक ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो गया। तो बस यहाँ पे लिख दो कि इसीलिए हमारे पास जो DP है वो इक्वल है QP के, और इसको फिलहाल के लिए तुम इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और यहीं से हमारा आधा काम हो गया। आधा क्या, 70% काम हो गया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना, बस सिंपली ये वाला जो पार्ट है BQ और ये वाला जो पार्ट PQ है इसको बराबर प्रूव कर देना है। तो जब हम लोग ये पार्ट और ये पार्ट को बराबर प्रूव करेंगे तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को हमने इक्वल पहले कर दिया है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए फिर से मैं ट्रायंगल लूंगा जिसमें ये पॉइंट E आएगा, और वो कौन सा ट्रायंगल होगा, तो AE से आएगा B तक, यानी AB आ गया, और B से आएगा P तक। तो ये जो तुम ट्रायंगल देख रहे हो ना, इस वाले ट्रायंगल का मैं यूज़ करूंगा इसमें, क्योंकि मिड पॉइंट पहले से है और ये पार्ट पैरेलल है, तो Q जो होगा मेरा ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो फटाफट देखो, इन ट्रायंगल ABP के अंदर हमारे पास E जो है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB का ये मिड पॉइंट हो गया, और साथ ही साथ जो मेरा EQ है, तो लोग देखते रहना डायग्राम में कि कौन सा पार्ट को मैं EQ बोल रहा हूँ, वो AP का पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले वो पैरेलल प्रूव कर लिया उसका कंप्लीट वाले को। तो ये यहाँ पर फिर से हमारे पास हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से ये पता चलता है कि जो Q है वो क्या भैया, तो वो भी मिड पॉइंट है। तो Q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ किसका, तो BP का, ठीक है, BP का ये मिड पॉइंट हो गया। देखो यहाँ पर ये Q को हमने इस BP का मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब कि QB या फिर BQ और ये PQ भी बराबर हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट हो गया। तो इसलिए हमारे पास BQ जो होगा वो इक्वल होगा PQ के। ये ले लिया तुमने इक्वेशन नंबर 2, और बस प्यार से यहाँ पे लिख दो बगल में कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाया और जो इक्वेशन नंबर 2 बनाया, वहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो हमारे पास PQ था वो DP के बराबर था, और जो PQ है वो BQ के भी बराबर है, यानी कि ये तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। यहाँ पर भी ना QP नहीं लिखता हूँ, इसको भी मैं PQ ही लिख देता हूँ, क्योंकि PQ बच्चों को, अच्छा QP और PQ एक ही बात होता है, लेकिन जब मैं नोट्स दूंगा तो बच्चों को ये साफ दिखेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि हमारे पास जो DP है वो PQ के बराबर है, और PQ जो है वो हमारे BQ के बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि हैंस जो हमारे पास AF नाम का लाइन था, AF और ये जो EC नाम के लाइन थे, उसने इस डायगोनल BD को क्या किया, ट्राइसेक्ट कर दिया, 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हैंस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूरा चीज़ें कि हमारे पास जो AF है एंड जो हमारे पास EC है, AF एंड EC ट्राइसेक्ट यानी 3 बराबर पार्ट में बांटना, ट्राइसेक्ट द डायगोनल, कौन सा डायगोनल भैया, तो डायगोनल का नाम है BD। बस खत्म हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी। और आई होप आपको भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो बेटा अपने फ्रेंड की भी थोड़ी हेल्प कर दो और उनको भी ये क्वेश्चन समझा दो, फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, चलो उसे बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बच्चों पास बुक नहीं रहता है, और ये लेटेस्ट एडिशन वाला बुक है, ध्यान रखना। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि ABC इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल है, जहाँ पर हम कौन से में राइट एंगल बन रहा है, तो C जो हमारा पॉइंट है उसमें राइट एंगल बन रहा है। ये मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, तब तुमको अच्छे से क्लियर आएगा कि ABC एक राइट ट्रायंगल हमारे पास है। A जो है ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, यानी कि AB जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसके मिड पॉइंट M से एक लाइन बनाया जाता है कि जो कि पैरेलल होगा हमारे BC का और इंटरसेक्ट करेगा AC को, कहाँ पर, तो D पर इंटरसेक्ट करेगा। अभी आप लोगों के ऊपर से जा रहा होगा, ये दिमाग की खोपड़ी के ऊपर से जा रहा होगा, डायग्राम देखोगे तो बहुत आसान लगेगा। सो दैट आपको ये तीनों चीज़ें शो करनी है कि D जो है वो मिड पॉइंट है, फिर MD, अरे MD मेरा नाम आ गया, मजा आ गया। MD जो होगा वो इसी के क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर जो CM है वो MA के बराबर है, जो कि हाफ ऑफ AB है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, और मैं तुम लोग कॉपी में सॉल्व करके बताता हूँ।
तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। सबसे ज़्यादा बच्चे लोग पता है गलती कहाँ पर करते हैं, इस डायग्राम में गलती करते हैं कि क्वेश्चन में क्योंकि बोला गया था कि जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो राइट एंगल बन रहा है वो पॉइंट सी पर बन रहा है। तो तुम लोग जब भी डायग्राम को बनाओगे आप लोग को ध्यान रखना है कि जब नाम रखो ना तो इस तरीके से ABC रखना, ताकि हमारे पास जो नाम, या फिर आप यहाँ पर A, यहाँ पर B और ऐसे भी C रख सकते हो, लेकिन उसमें फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए सिंपल ABC ऐसे रखो, तुमको बहुत ईजी लगेगा। तो क्यों ऐसा हमने रखा, ताकि हमारे पास C में 90 डिग्री बन जाए, और ये आप लोग को दिख रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है हमारे C के ऊपर। ओके, इज दैट क्लियर। अब हम लोग को जो पहला चीज़ प्रूव करना है, अच्छा एक चीज़ और इसमें क्या बोला गया था वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो डायग्राम कंप्लीट हुआ हमारे पास, इसमें बोला गया था कि जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज AB का, उस मिड पॉइंट का नाम M है, और वहाँ से एक लाइन जा रहा है AC के ऊपर जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है उसको पॉइंट D पर, और ये जो लाइन गया है ना वो क्या है हमारे पास इसके पैरेलल है ना। क्वेश्चन बोला था नहीं बोला था, कहाँ गया हमारे पास पॉइंट मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC। हाँ बोला गया था कि ये जो लाइन ऐसे गया है वो इस BC जो लाइन है इसके पैरेलल है। आपको क्या शो करना है, सबसे पहले शो करना है कि जो हमारा D है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा AC का। तो उसके लिए बहुत आसान है, अगर इसको मिड पॉइंट प्रूव करना है तो वही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, डायरेक्ट आप लोग ट्रायंगल का यूज कर लो। देखो हमारे पास जो ट्रायंगल ABC है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC के अंदर हमारे पास M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो यहाँ पर लिखो M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और साथ ही साथ हमारे पास ये जो MD है और ये जो BC है ये आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पर हो गया MD इज पैरेलल टू BC। तो इसलिए हमारे पास बाई कन्वर्स ऑफ, है ना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को अगर अपन उल्टा कर दे तो जो D होगा वो हो जाएगा प्रूफ, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। कितना आसानी से प्रूफ हो गया, और यही प्रूफ करना था अपने को, सबसे पहला चीज़ प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में हमको क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट बोला जा रहा है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये जो लाइन बना है MD ना, ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर मतलब ही होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना, इधर वाला या इधर वाला किसी को भी 90 डिग्री प्रूफ कर दो। तो ये भी बहुत आसान है। कैसे आसान है बच्चा लोग वो देखना। सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि MD और ये जो BC है ये पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा पैरेलल टू BC। अब हम लोगों को क्या पता है कि कभी भी अगर कोई दो लाइन हो, अगर वो पैरेलल हैं और कोई ट्रांसवर्सल उसको कट कर दे, तो जो अंदर में एंगल बनते हैं सेम साइड में, ये जो ट्रांसवर्सल ने कट किया उसके सेम साइड में जो एंगल बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं, या को इंटीरियर एंगल ही बोला जाता है। ये एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऐसे भी कहा जाता है, कई तरीके से उसको बोलते हैं। तो मैं ज़्यादातर इसको को इंटीरियर एंगल बोलता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ ना तो वो हमेशा 180 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 180 डिग्री। और ये सब क्लास 7th के टॉपिक्स हैं, इसीलिए अगर आपने अंतिम बैच ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है जो तुम लोग नहीं पढ़े उसको भी। तो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल और ये एंगल जो होगा ना मिल करके 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि हमारे पास ये पैरेलल है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ये पैरेलल है। एंड साथ ही साथ जो हमारा AC है ये एक तरह से ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। तो इसलिए हमारे पास ये जो एंगल होगा जिसका नाम मैं रख सकता हूँ एंगल MD और C, और उसमें हम लोग प्लस कर देंगे ये वाला एंगल जिसका नाम है BC और D। ठीक है, तो एंगल BC और D, तो ये दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। और इसका रीज़न भी लिख देना, क्योंकि ये आपस में क्या है, को इंटीरियर एंगल है, इसीलिए आपस में ये क्या है, इन दोनों का सम 180 है। BCD अपने को पहले से पता है कि वो राइट एंगल है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि जो C में एंगल बना है वो राइट एंगल का बना है, यानी कि 90 डिग्री इसका वैल्यू पहले से है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा MDC प्लस में 90 इक्वल टू साइड में 180। सो यहाँ से जब 90 को उधर ट्रांसफर करूँगा तो 180 में से ये 90 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस उधर जाकर माइनस हो गया, तो 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो MDC है वो हो गया यहाँ से 90 डिग्री का, और यही अपने को प्रूव करना था। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब यही हुआ कि जो MD है वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है AC के ऊपर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दूसरा चीज़ भी प्रूफ हो गया कितना आसानी से। तीसरी चीज़ भी बहुत ईजिली प्रूफ हो जाएगी। तीसरी चीज़ हमको बोला गया है कि आपके पास जो CM है, CM तो अभी हमने बनाया है नहीं, तो C से M को ज्वाइन कर दो सबसे पहले, क्योंकि इसी को अपने को यूज़ करना है। तो जो CM है वो क्या है, इक्वल है MA का। MA मतलब कि ये वाला, ये लाइन और ये लाइन को इक्वल प्रूफ करना है, और ये भी बताना है कि ये दोनों जो हैं वो AB के हाफ हैं। तो भैया अगर M मिड पॉइंट है, शुरू में बोला गया था कि M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो वो तो हाफ होगा ही होगा, तो वो तो अपने को अलग से करना ही नहीं है। मेन काम है इसको और इसको इक्वल प्रूफ करना। कैसे करेंगे, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ट्रायंगल जो हमारे पास AMD बना हुआ है और CMD, ये दोनों ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन इन ट्रायंगल AMD एंड दूसरा जो ट्रायंगल है CMD, इन दोनों ट्रायंगल कर दो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, बहुत आसानी से हो जाएगा।
सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि जो मेरा AD है और जो मेरा CD है वो क्या है भैया, बराबर है, क्योंकि D हमारा मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि इसका AD इक्वल है इधर वाले के CD का, और उसका रीज़न है D इज़ मिड पॉइंट ऑफ CA या AC। ठीक है, ये हो गया हमारा रीज़न, ADCD बराबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों साइड 90 डिग्री बनाएगा। अगर एक तरफ 90 बना है तो दूसरा भी 90 होगा। तो इस एंगल का नाम क्या है, ADM है, और इधर से नाम CDM है। तो इसका हमारा एंगल ADM इक्वल है इधर वाले एंगल CDM के। और रीज़न क्या है, तो रीज़न वही है कि जो MD था वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, इसीलिए ये 90 डिग्री का बन रहा है। या फिर आप इसमें दूसरा रीज़न लिख सकते हो कि ईच 90 डिग्री, दोनों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के, ये भी रीज़न चलेगा, ये भी रीज़न चलेगा। ठीक है, ये रीज़न ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ईच 90 डिग्री। उसके बाद हमारे पास जो ये लाइन है जिसका नाम MD है मेरे नाम के ऊपर, ये हमारे इस वाले ट्रायंगल भी काम कर रहा है, इस पर भी काम कर रहे हैं, यानी कॉमन एंगल साइड है हमारे पास। यहाँ पर लिख दो आप लोग कि जो MD इधर है वही MD इधर भी है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कॉमन साइड आ रहा है हमारे पास, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो कॉमन साइड, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, इसलिए ट्रायंगल AMD जो था वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल CMD के। और ये क्यों हो रहा है कॉन्ग्रेंट, कौन से रीजन से हो रहा है, तो साइड एंगल साइड वाले रीजन से हो रहा है, जिसको अपन SAS रूल कहते हैं। तो साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया से ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, यानी कि जो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट AM होगा या MA कह लो, और इसका CM होगा, वो बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि MA जो होगा वो बराबर होगा CM के, है ना। क्वेश्चन में क्योंकि MA नाम दिया है इसीलिए मैं भी MA लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग आगे पीछे भी लिख सकते हो। MA और CM बराबर हो गया। और साथ ही साथ वी नो, हमको ये भी पता है ऑल्सो, हमको ये पता है कि जो MA था वो बराबर था हाफ ऑफ AB का, AB के आधा के बराबर था। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि जो M था वो मिड पॉइंट था, शुरू में बोला गया था M इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसीलिए ये AB का आधा होगा। MA नाम का जो लाइन है हमारे पास, ये वाला पार्ट जो है वो आधा होगा पूरे इसका, क्योंकि M मिड पॉइंट था हमारे पास। तो बस यहाँ से आप लोग लिख सकते हो कि हेंस, इससे ये साबित होता है बुआ कि हमारे पास MA और CM बराबर हैं, जो कि हाफ ऑफ AB के हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा था, CM पहले लिखा था, तो चलो मैं CM की ही लिख देता हूँ पहले। CM इज इक्वल टू MA, जो क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही लिख दो, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट, और साथ ही साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप लोग यहाँ पर के आकर के हमारा अंतिम बैच जो है ना वो भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो प्यारे बच्चों, अंतिम बैच ज्वाइन करना या ना करना, लेकिन इस वीडियो को अपने फ्रेंड साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये शेयर करने में आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू वंस अगैन।